ఈ చట్టం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా దేశంలో మతానికి జాతికి సంబంధం లేకుండా అనేక రాష్ట్రాల్లో దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. सदर इजलास बहस पर तशरीफ फरमा कृष्ण प्रसाद साहब कि हम समझे कि आज की सियासत में खुले आम दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मौका परस्त कौन है. हमेशा मौका परस्त को दुश्मन का दर्जा दे ही नहीं सकते, वैसे दोस्त भी बना के फिर नहीं सकते. मौका परस्त को भी समझना बहुत जरूरी है. अब आज की उन्वान है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल किसके लिए. बहुत बेहतरीन उन्वान सीपीआई हैदराबाद सिटी काउंसिल ने आज की इस प्रोग्राम को दिया है, क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए ये मरकजी हुकूमत में बदलाव आने के बाद 2014 से जो आज तक चलते हुए आ रही है कार्रवाई किस रुख पकड़कर क्या करने जा रही है. मैं सारे नहीं गिनाना चाहता हूं, नोटबंदी हो या जो भी हो, इनका मकसद क्या था, इनके कार्रवाइयों में हमें मिला क्या था. तकरीबन छोटे छोटे कारखाने इस देश के अंदर तकरीबन इनके हिसाब से 10 लाख छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए. ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करे और सक्सेसफुल हुए हैं. कम से कम 8 से 9 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाने में. हर एक के खाते में 15 लाख रुपए देते बोले, और नोटबंदी के वक्त हर एक आदमी गरीब रिक्शा चलाने वाले के साथ 1000, 10,000 जितने भी पैसे घर में कहीं छुपा के रख लिए वो सब भी लूट लिए. ये सब अपना वादा कुछ है, उसके खिलाफ ये लोग काम करते क्यों करते हुए आ रहे हैं. अभी 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट कायम हुआ है. 2006 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, फॉरेस्ट के एक्ट बना था. ये दोनों एक्टों को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर, बेखातर कर आज जंगल को कब्जा करने के लिए आगे बढ़े हैं. और जंगलों को कब्जा करने के वास्ते ये लोग ऑपरेशन कगार वहां पे चला रहे हैं. मैं ये सारे मसले आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं. मैं कई बार हमारे जमीयत अहले हदीस वाले बुलाते थे, मैं बोलता था आपके मस्जिद के ऊपर जब पत्थर फेंका जाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आम किसान अगर से भूख हड़ताल पर बैठा है, एहतजाज कर रहा है, तो वहाँ पे आप कहीं दिखते नहीं. आज हम इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के तरफ से सीपीआई के हैदराबाद सिटी के और तेलंगाना स्टेट के सरपरस्तियों से हमने रिक्वेस्ट की कि आज ये काम आप करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है. इस देश में क्या हो रहा, दलितों को अलग करके मार दिया जा रहा है. जब तक दलित सदर थे रामनाथ कोविंद, तो वार दलितों के खिलाफ चल रहा था. अभी ट्राइबल सदर बन गए राष्ट्र प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो इसीलिए ट्राइबल एरिया में बंदूक चल रहा है, क्योंकि ये सारा जमीन हड़पना चाहते हैं, जंगल का जमीन हड़पना चाहते हैं. मणिपुर में इतने हजारों में लोग की हत्या हो रही है. क्रिश्चियन हिंदू की झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा जमीन के वास्ते, जमीन के अंदर खदान के वास्ते, और खदान लूटने के वास्ते क्रिश्चियन का बहाना देके आप काट रहे लोगों को, मार रहे लोगों को, क्योंकि वो खदान चाहिए अदानी को.
हिंदुस्तान के जंगलों के अंदर जो खदान है वो चाहिए अदानी को। और मेरे प्यारे अजीज भाइयों, आज औकाफ की जमीन चाहिए अदानी को। ऐसा कुछ नहीं कि ना औकाफ की जमीन आज बरकरार है। हमारे ही लोग, खासकर मुसलमान जिसकी सरपरस्ती में औकाफ चलती थी, वो लोग भी खा चुके हैं, लेकिन वो चोरी होती है। क्योंकि हमारे पास आवाज आते रहती है कि औकाफ की जमीन कौन ने खाया, उन्हें खा लिया, इन्हें खा लिया, इन्हें खामोश हो गया, वकील खामोश हो गया। सही बात है, वकील खामोश हो गए, वकील को खरीद लिया गया, औकाफ के बोर्ड को खरीद लिया गया, मुतवल्ली को खरीद लिया गया। ये सब चोरी है, चोरी में जमा होते हैं। छोटे छोटे चोरियां हैं, देश भर में होते जा रहे हैं और चोरी होते रहता है, चोरी का एक कार्रवाई है। लेकिन आज जो आप पार्लियामेंट के अंदर बिल अमेंडमेंट करके ले आए, ये खुला डकैती है और डकैती को छूट दे दिया गया है। आप खुलेआम जमीन को आप ले लेना चाहते हैं और जमीन को आप अदानी को अलॉटमेंट कर देना चाहते हैं। ये खुलेआम हमला है, ये खुलेआम हमला है। ये हमला में आज सिर्फ मातम करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई लोग। अभी तक आप जितने इस देश में लोग इस सरकार के हुकूमत की वजह से तड़प रहे थे, मर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ आप नहीं निभाया। खुला बोल रहा हूं मैं। लेकिन आज वो किसान आपके साथ ठहरने को तैयार है। आज वो ट्राइबल आदमी, आदिवासी आपके साथ ठहरने को तैयार है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने ये राउंड टेबल बुलाया। ये अदानी का भारत नहीं है, ये भारत हिंदुस्तानियों का है। हमारे देश को, हमारी देश की जमहूरियत को, हमारी देश की आज़ादी को बचाने का काम, जिम्मेवारी हम सबके खांधों पे है। और ये बात को लेके आज की कार्रवाई शुरू हो जाए। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस देश को बेचने खरीदने वालों से मुक्त किया जाए। एक कदम आगे बढ़ के भी बोल सकता हूं, ये देश को गुजरात के व्यापारियों से मुक्त किया जाए। ये देश की हर इंसान, हर आदमी जो इस देश का पैदावार, वो इस देश का शहरी है। हर शहरी की इज्जत, आबरू, जायदाद बचाने का काम हर कोई स्वीकार करे, हर कोई इसके अंदर जिम्मेवार बने, हर कोई इसका हिस्सा बने। क्योंकि ये देश हमारी है, ये ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना दलित की, केस एक कम्युनिटी के नहीं है, ना ब्राह्मण की है। ये हम सब की देश है। हम सब मिलकर इस देश को बचा लेंगे। अल्लामा इकबाल को याद कर लेंगे। ये गुलसिता है हमारा, इस गुलसिता को बचा लेंगे। बस ये दो चार अल्फाज बोलते हुए मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया। కృష్ణప్రసాద్ గారికి మన రౌండ్ టేబుల్ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, फ्रेंड्स कुछ एक छोटा रिक्वेस्ट है, टाइम पाबंदी रख के बात करना है। कई बार तो और स्पीकर्स आने वाला है, इसलिए टाइम पाबंदी रख के थोड़ा कम समय में ज़्यादा ये बोलना है बोल के आपका गुजर। अब नेक्स्ट स्पीकर సయ్యద్ శంషాద్ కాద్రి గారు, ఆల్ ఇండియా మైనారిటీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ జాతీయ అధ్యక్షులు, వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। स्टेज पे तशरीफ फरमा हाजरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सीपीआई ऑर्गेनाइजेशन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज का जो प्रोग्राम रखा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट फॉर होम। सबसे पहले एक्ट फॉर होम, आपको हमको तमाम को ये सोचना है कि एक्ट फॉर होम, इसी के ऊपर आज का हमारा प्रोग्राम है और इसी के ऊपर आपको हमको बात करना है और इसी के ज़रिए से हमको आगे आगे बढ़ना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सीपीआई ने हमेशा इस जानिब हमेशा मुसलमानों की
हिंदुओं की, सिखों की, ईसाई की, जिस तरह से प्रसाद राव साहब ने बात की, ये हिंदुस्तान सबका है और सबके साथ, सबको साथ लेकर काम करना है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, तो इसी स्टेज से मैं नरेंद्र मोदी से ये बात पूछना चाहूँगा कि उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि भाई सबका साथ सबका विकास कहाँ है? तो सबका विकास की बात करते हुए फिर ये वक्फ अमेंडमेंट किस लिए लाए? और सबसे अहम सवाल नरेंद्र मोदी से ये बात पूछना चाहूँगा कि वक्फ का मतलब क्या है? शमशाद खादरी का घर है, शमशाद खादरी की ज़मीन है और शमशाद खादरी को ही हट के बाहर चले जाओ, मैं आके इस पर कब्जा करूँगा। इससे बढ़ के शर्म की बात नरेंद्र मोदी के लिए, मरकजी हुकूमत के लिए और कोई नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त इस बात से भी नहीं लेना चाहूँगा कि आपको, हमको, बहुत से मौजूदीन को सुनना है। साथियों, ये वक्त बड़ा ही बुरा वक्त आपके, हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर आया है। वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए, वक्फ की मस्जिदों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए आपको, हमको, सबको साथ लेके चलना है। और जितने जमहूरियत पसंद असाब हैं, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको साथ लेते हुए, वक्फ क्या है, वक्फ का मतलब क्या है, वक्फ की जायदादों पर कब्जा करने का मकसद क्या है, इन तमाम चीज़ों को जो है आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। मैं तमाम सीपीआई के जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके के जो है आप मीटिंग्स नू कॉर्नर कीजिए, अवेयरनेस पैदा कीजिए, मुसलमानों में खुसूसी तौर पर नौजवानों में अवेयरनेस पैदा कीजिए कि वक्त की जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत कब्जा करना चाहती है, जिस तरीके से उनके अपने दोनों दोस्तों अडानी और अंबानी को उनके हवाले करना चाहती है, तो मैं इन तमाम साथियों से ये बात कहना चाहूँगा, आपके तमाम, हम जितने यहाँ बैठे हैं, एक बात हमेशा मैं अपनी तकरीर में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले दिलों को जोड़िए। दिलों को जोड़ने के बाद लाखों सर आपके पीछे हैंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हमारी जुस्तजू में कामयाब होंगे। अब हमारा जो है मुकदमा अदलिया में है। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अदलिया यकीनन मुसलमानों के हक़ में फ़ायदा करेगी, यकीनन हमारों को इंसाफ दिलाएगी। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए तमाम यहाँ जितने दर्दमंद असाब बैठे हैं, अब उनकी तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि ये वक्फ के बारे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, उसको मंजर आम पे लाने के लिए, उनका जो है नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए, ये आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ते हुए वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं होगा, ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं इन चंद अल्फाज के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। एक शेर कहना चाहूँगा कि लोग आजकल ये कहते हैं कि वक्त चला गया, मुसलमान की हालत परेशान हो गई है। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती बहर में है। खुदा हाफिज़। శంషాద్ చట్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా దురుద్దేశంతో ముస్లిం కమ్యూనిటీని అణిచిపెట్టాలి, భయపెట్టి నా కంట్రోల్లో తెచ్చుకోవాలని తెచ్చింది తప్పితే మరొకటి కాదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మోడీ ఏం ఆలోచన చేసినప్పుడు కూడా మోడీ రాజకీయ జీవితం ఈ చట్టంతో పరిసమాప్తి కాబోతుంది. మరొకసారి రాజకీయాల్లో ఉండే పరిస్థితి లేదు, గెలిచే పరిస్థితి లేదని నాకున్న అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఈ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం నేను అమలు చేయనని చెప్తా ఉంది. స్టాలిన్ తమిళనాడులో అమలు చేయనంటున్నారు. అట్లాగే బీహార్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా మేము అమలు చేయమంటున్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్లో మేము అమలు చేయమంటున్నారు. కేరళలో మేము అమలు చేయమంటున్నారు. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే వ్యతిరేకత వస్తున్న భావంతో మోడీ చేస్తున్న ప్రతి విషయంలో చేసినట్టుగానే ఈ విషయంలో కూడా మోడీ కుట్ర ఏం చేస్తున్నాడంటే, ముస్లిమ్స్లో కొంతమందిని పోగు చేసుకుని వాళ్ళు దేనికి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారో తెలీదు, దేనికోసం పనిచేస్తున్నారో తెలీదు. వాళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ చట్టానికి మేము మద్దతు తెలియజేస్తున్నామని చెప్పడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం. ఆ చట్టానికి వాళ్ళు ఎంత మద్దతు చేసినా, వాళ్ళు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు, ఏ వర్గాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు మోడీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రకంగా చెబుతున్నారు అన్నది దేశ ప్రజలందరూ కూడా గుర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఏమైనప్పుడు కూడా ఈ చట్టాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి, ముస్లిం కమ్యూనిటీలతో మాట్లాడాలి, మాట్లాడి దీన్ని సవరించాల్సిన అవసరం ఉంది తప్పితే మరొకటి కాదని చెప్తా ఉన్నాం. ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ భూములు ఏవైతే అన్యాక్రాంతం అయిపోయినాయి,
మీరు అనవసరంగా తీసుకున్నారు, పేద ప్రజలకు పంచుతారు. ఎంతమందికి పంచావా? భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మిగులు భూములు అయితే ఉన్నాయో భారతదేశంలో ఎంతమంది పేదవాళ్ళకు పంచావో నీకే లెక్క ఉందో పార్లమెంట్లో చెప్పు, లేకపోతే ప్రజలకు చెప్పని అడుగుతున్నావు. ఇదంతా బోగసు, సరైనది కాదు. విభజన రాజకీయాలు చేస్తున్నటువంటి మోడీకి తప్పనిసరిగా బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ఈ చట్టం తీసుకొచ్చారో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ కూడా ఈరోజు మిత్రులు ముస్లిం మిత్రుల మీద దాడి జరిగింది, రేపు మన మీద జరుగుతుంది, ఎల్లుండి ఇంకొకరి మీద జరుగుతుంది. మొత్తంగా చేసి భారతదేశాన్ని కేవలం ఆదాని అంబానీ దేశంగా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ధనవంతుల రాజ్యంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దోపిడీదారులు దేశంగా మార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ప్రతి వర్గం కూడా, ముస్లిం వర్గమే కాదు, ముస్లిం వర్గంతో పాటు అన్ని వర్గాలు కూడా ఈ చట్టానికి రద్దు చేయాలని చెప్పి కోరుతున్న సందర్భంలో మేము కూడా కార్మిక వర్గంగా మీ వెంటున్నాం. ఇది రద్దు చేసే వరకు కూడా మన పోరాటాలు అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. మోడీ మోసాలను అర్థం చేసుకుందాం, మోడీ మోసాలను ప్రజలకు చెబుదాం, ప్రజలను చైతన్యం చేద్దాం, మోడీకి బుద్ధి చెబుదాం. చట్టాన్ని రద్దు చేసే వరకు కూడా మనందరం కలిసి ఐక్యంగా పోరాటం చేద్దామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తోర్మిస్తున్నాను. वीएस बोस गार की डिग्नेटरीज, सबसे पहले तो मैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैदराबाद यूनिट और तेलंगाना यूनिट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत ही बर्निंग इशू पे, सिलगते हुए इशू पर ये मीटिंग कॉल किया है। सीपीआई और एमबीटी ये हमारा बहुत पुराना साथ रहा, और ख़ास तौर पर जो लास्ट में हैदराबाद में इनकाउंटर्स हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुस्लिम बच्चों को जो जेलों को भेजे थे, तो ऑलवेज सीपीआई एमएलए, सीपीआई कैडर, सीपीआई पार्टी हमारे साथ रही और उन मजलूमों की आवाज़ बनकर रही। असेंबली में भी जब भी सीपीआई का रिप्रेजेंटेशन रहा, दलित के साथ साथ एससी एसटीज़ के साथ साथ मुस्लिम्स के भी इश्यूज़ में बराबर उठाते रहे, और आज ये मीटिंग यहाँ पर ये बुलाई गई है। सबसे पहले तो मैं 26 के दिन एक ऑल पार्टी 26 अप्रैल ऑल पार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना मार्च एट धरना चौक, ऑलरेडी सीपीआई का मन्नान आपके जो आदमी हैं, ही इज़ अटेंडिंग द मीटिंग। आपके पूरे कैडर को और आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट कि दिस तेलंगाना मार्च ऑन 26 अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये जो बुलाया गया है, इसमें आप लोग भी हिस्सा लीजिए। आपके पूरे कैडर को बुलाइए पूरे तेलंगाना से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब एंट्री लिया तो बाहर जो बैनर देखा, ऐसा बैनर लगाने में दम होना चाहिए कि आज के दौर में आप मोदी के अगेंस्ट बोल सकते, आप अमित शाह के अगेंस्ट में बोल सकते, हिंदुस्तान के कोई पॉलिटिशियन के खिलाफ में बोल सकते। आप अगर अदानी अंबानी के खिलाफ बोले तो आपको किसी ने ईडी का रेड हो जाता, कोई ना कोई केस में उठा लेते। तो आज सीपीआई का जो बैनर लगाए हैं उसके बाहर, अच्छा यहाँ पर है देखिए आप, तो इसमें जो है अदानी और अंबानी का जो फोटो लगाए कि तेलंगाना ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए है, ये यकीनन उनके लिए ही है। तो इसमें कई चीज़ें ऐसे हैं, ये जो एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज़, मैं पहले वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोलूँगा, फिर उसके बाद में जो है ये अब जो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है वो बोलूँगा। आप देखिए, अपन ज़्यादा दूर नहीं, मैं 94 के बाद से, जब 94 में चंद्रबाबू नायडू जब फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, यूसुफ अली चेयरमैन, तेलंगाना चेयरमैन यूनाइटेड आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड थे, कामारेड्डी के थे। सबसे पहले कामारेड्डी के खबरस्तान पे 200 मलगियों की तामीर करे, उन्हों बीइंग द चेयरमैन ऑफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड। तो उसके बाद से सिलसिला जारी हुआ, पहले इतना ज़्यादा वक्फ बोर्डों को डैमेज नहीं करते थे। मैं जब बचपन में मेरे वालिद के साथ संतोष नगर रोड हम जाते थे, डेक्कन मेडिकल कॉलेज के सामने इतना बड़ा खबरस्तान था, इतना बड़ा खबरस्तान था
कि तकरीबन वो आपके लाल दरवाजे तक जाता था कब्रस्तान, लेकिन वहाँ पर किसके घर बसे? कोई और नहीं आया वहाँ पर, हमारे ही मुसलमान लोगों के घर बसे वहाँ पर। तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है, हमारा वक्फ बोर्ड चेयरमैन, हमारा वक्फ बोर्ड मेंबर, हमारा एमपी, हमारा एमएलए। तो इसमें जो है कोई ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ये मुसलसल 94 से पीक होते गया। चंद्रबाबू नायडू को जब ये मालूम हुआ कि इतने वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, तो सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर करते हुए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हैंडओवर करके सारे एमएनसीज को दे दिए। चंद्रबाबू नायडू आज कल्परेट नहीं है वक्फ के खिलाफ, यानी वक्फ एक्ट अमेंडमेंट के फेवर में वोट देने के लिए। चंद्रबाबू नायडू वक्फ प्रॉपर्टीज का पुराना दुश्मन है। तो आप देखिए आईएसबी स्कूल किस पे बना? वक्फ प्रॉपर्टी पे बना। ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो पहाड़ी शरीफ की दरगाह की जो 1000 एकर्स में से 700 एकर्स जो एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया गया, ये ड्यूरिंग चंद्रबाबू नायडू पीरियड में ही दिया गया है। जो चंद्रबाबू नायडू पीरियड में एक विशाखापट्टनम में दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़ी दरगाह है, वो दरगाह को जो है 2200 एकर्स ऑफ लैंड वॉज देयर। 1100 एकर्स ऑफ लैंड वॉज गिवन टू आपके एनटीपीसी एंड 1100 एकर्स लैंड हैज बीन गिवन टू एचटीपीसी। एनटीपीसी एचटीपीसी मीन्स ये जो करंट बनाते कंपनियां, उनको वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट डिक्लेयर करा के उनको दे दिए। ये सारी तबाही चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में हुई। और सारी तबाही में जब उस वक्त वक्फ बोर्ड चेयरमैन मुस्लिम था, वक्फ बोर्ड में मेंबर्स मुस्लिम थे, मुतवल्ली का नुमाइंदा था, एडवोकेट का नुमाइंदा था, ये सारे खामोश थे। और उस वक्त में आईएएस ऑफिसर, मुझे अच्छा याद है कि उमर जलील उस वक्त में आईएएस ऑफिसर थे। ये सारी तबाही पे सब खामोश बैठे हुए रहे। उसके बाद में दौर आया राजशेखर रेड्डी का। जब ये वक्फ प्रॉपर्टीज को डैमेज कर रहे थे, तो ये मोहम्मद अली शब्बीर, ये कांग्रेस के लोग एहतजाज करते थे, हम बचाते वक्फ बोर्ड को, हम बचाते वक्फ प्रॉपर्टीज को बोल के। राजशेखर रेड्डी साहब सीएम बनते क्या करे? सबसे पहले ये दरगाह हुसैन शाह वली की जो लैंड है, वो लगड़ा पार्टी राजगोपाल को दिए, अपार्टमेंट बना के बेचो बोल के। तो उनके दौर में भी ऐसे ही डैमेज हुआ पूरा वक्फ। अपन हिंदुस्तान की बात नहीं, मैं क्योंकि बहुत लोकल बात कर रहा हूं ये। तो ऐसा करके जब राजशेखर रेड्डी के दौर में, किरण कुमार रेड्डी के दौर में, रोशैया के दौर में जब वक्फ प्रॉपर्टीज डैमेज हो रहे थे, तो हमारे केसीआर साहब एजिटेशन करते थे। मैं खुद हमारे सीपीआई वालों को भी याद दूंगा, जाके वो बिल्डिंग में पूरे झंडे लगा दिए थे, 3 दिन का एजिटेशन चलाए थे। ये लगड़ा पार्टी राजगोपाल दरगाह हजरत हुसैन शाह वली के उसमें केसीआर साहब अपने एक एमएलसी को पिटिशनर बनाए, पिटिशनर बना के हाई कोर्ट में रिट डाले, इसको रोको, ये वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के। केसीआर साहब सीएम बने। सीएम बनते केसीआर साहब क्या करे? गवर्नमेंट का एफिडेविट, गवर्नमेंट जो एफिडेविट देती कि ये लैंड वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये लैंड गवर्नमेंट लैंड है बोल के देने वाले का नाम केसीआर। और केसीआर साहब कितना तबाही करे, पूरी स्टडी करे, चंद्रबाबू नायडू कितने 1000 एकर्स को तबाह करे, राजशेखर रेड्डी कितने, इन्हों बोले मैं तीनों का रिकॉर्ड तोड़ता हूं, मैं तीनों चीफ मिनिस्टरों का। इन्हों तो ये करे कि एक दिन रात में अचानक वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाक डाल दिए। आज की तारीख तक वो लाक पड़ा हुआ है। जब लाक डाले तो ये कांग्रेस वाले एहतजाज करे, बोले कि नहीं, वो लॉक डालने से ये हुआ, गुटाला बेगमपेट की ईदगाह जो तकरीबन 2000 करोड़ की लैंड है, वो गुटाला बेगमपेट की ईदगाह की जो 200 एकर्स लैंड है वहां पर, वो जमीन हम जो लोअर कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए। वो हारने की मेन वजह यह है कि हमारे एडवोकेट लेके जाके रिकॉर्ड नहीं बताया, रिकॉर्ड रूम लॉक है, रिकॉर्ड रूम को लॉक करने वाले का नाम केसीआर। तो जभी भी वक्फ बोर्ड था, जभी भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे मोहम्मद सलीम थे, उसके बाद में वक्फ बोर्ड चेयरमैन कोई आए, जभी भी एमएलए के कोठे में एक आदमी, एमपी के कोठे में एक आदमी, एमएलसी कोठे में एक आदमी, एडवोकेट कोठे में एक आदमी, मुतवल्ली कोठे में एक आदमी, पूरे मुस्लिम हैं।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये तबाही आज जो नरेंद्र मोदी को मौका मिला, अमित शाह को जो मौका मिला, दरवाजा खोले कौन? हमारे लोग। अब उसके अंदर हवा आई, वो हवा में खुशबू भी आ रही, बदबू भी आ रही। अब आप पुकार रहे हैं कि नहीं मोदी हमारे वक्त के प्रॉपर्टीज को, अरे आप मौका दिए ना साहब, आप खुद आवारा हो गए थे, आप खुद आपके वक्त के जायदादों को तबाह कर लिए। अब इसके अंदर नया कानून आया, 47 अमेंडमेंट्स आए उसमें। हम बात कर रहे हैं एक या दो अमेंडमेंट्स की, 47 अमेंडमेंट्स में एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जो वक्फ प्रॉपर्टी के हक में है। मोदी साहब बोल रहे हैं कि मैं वो पिछड़ी हुई जाति जो मुस्लिम है उनके लिए मैं कर रहा हूं। हमारे कने इस्लाम में कोई जाति नहीं है, सब एक ही है। हमारे कने कोई कम जात बड़ी जात नहीं है इस्लाम में, मुस्लिम्स में। और फिर दूसरी बात बोल रहे हैं कि मैं खवातीन के लिए कर रहा हूं। ये एक्ट आने से पहले वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड में देयर वाज लेडीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, कई सालों से है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। दूसरे जो तबकात बोल रहे हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन है उसमें। बहरहाल जो आदमी हमको छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, हमारी मस्जिद में अजान नहीं देने दे रहा, उन्हें हमारा कैसा हमदर्द हो गया बताइए आप। हाउ कम मोदी भी पूरे 12 साल में आपके पास कोई मुस्लिम एमपी नहीं है, आपके पास कोई मुस्लिम चेयरमैन नहीं है, आपके पास कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं है। तो बहरहाल ये जो एक्ट आया है इसमें 47 अमेंडमेंट्स किए गए हैं, 47। मीडिया एवरीबडी इज डिस्कसिंग अबाउट ओनली 3 अमेंडमेंट्स। पहला बोल रहे हैं कि वो वक्फ बाय यूजर हम निकाल दिए। आप बताइए 200 साल पुरानी एक आलमगीर मस्जिद है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है, वो वक्फ बाय यूजर में डिक्लेयर हुई कि दैट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। कल के दिन अब आप उसको उसके डॉक्यूमेंट्स बताओ तो कौन बताता बताइए आप। दैट बिकम्स ए गवर्नमेंट लैंड, दैट बिकम्स ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो वक्फ बाय यूजर्स का क्या नुकसान है ये है। फिर आप उसमें लिमिटेशन एक्ट लगा दिए। उसमें पहले क्या था, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चलता था। वक्फ ट्रिब्यूनल जजमेंट वाज फाइनल एंड इफ द पार्टी इज अपोज दे शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, लोअर कोर्ट में भी जा सकते, हाई कोर्ट में भी जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज जो है ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये दैट हैज बीन गिफ्टेड टू अल्लाह। उस पर ना मेरा हक है, ना मेरे बच्चों का हक है, ना किसी लीडर का हक है उस पर। तो बहरहाल अब मसला हुआ, बिल आ गई, एक्ट बन गया। अब यहां पर मुसलमानों को कैसा बेवकूफ बना रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर बोले कि मैं वो एक्ट को हम यहां लागू नहीं करते। पूरे भरी महफिल है मुस्लिम्स की लीडरों की, फुल दाढ़ियां वाले, व्हाइट कुर्ता पैजामा, पूरे खुश हो गए। हमारे चीफ मिनिस्टर तो बोल दिए ये एक्ट हम इंप्लीमेंट नहीं करते। आप बताइए, जिसको पॉलिटिक्स की एबीसीडी आती, क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट पास करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर सकता? क्या नहीं कर सकते। नासा, पोटा, टाडा जितने एक्ट्स है सब में मुसलमान बच्चों को डाले। तो बहरहाल ये हमारे को ये कान में बीड़ी रखने की बात हो रही है। अब दूसरी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट में मसला गया। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में भी मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा। गौर से सुनिए आप मेरी बात। आई एम नॉट डाउटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी जज, लेकिन जो हालात आए हैं पीछे, जो आस्था की बुनियाद पे जो फैसले हुए, आस्था की बुनियाद पे बाबरी मस्जिद का फैसला हो रहा, तो इन फैसलों को पेशे नजर रखते हुए जब तक इस एक्ट को कंप्लीटली अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं किया, अब क्या होता सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये पेशेंट गोई कर रहा हूं, सुन लीजिए आप लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा, पहले दिन बोले कि हम स्टे देते इंटीरियम, दूसरे दिन स्टे नहीं दिए। फिर बोले कि गवर्नमेंट प्लीडर एक जज को बोल रहा तुम हिंदू रहते हुए तुम ये कैसा फैसला दे रही। तो जज का काम था वहीं ये बुरखा उतारो, इसको अरेस्ट करो बोलना था। नहीं बोले जज साहब खामोश बैठ गए। एक गवर्नमेंट प्लीडर ऐसी बात करा तो अच्छा। अब दूसरे दिन का फैसला आया, जितने पिटिशनर्स है बाहर निकल के मीडिया को एड्रेस करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाए। कोई बोला हमको इंटीरियम स्टे मिल दिया, कोई बोला गवर्नमेंट प्लीडर लाके रिट दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बुलडोजर से कोई घर नहीं तोड़ना बोल के,
आप बताओ क्या उत्तर प्रदेश में, गुजरात में घरा नहीं टूट रहे, क्या मस्जिदा नहीं टूट रही, क्या बताइए आप? वहां पर कोई स्टे की बात नहीं हुई, कोई रिटर्न अश्योरेंस नहीं है गवर्नमेंट बिल्डर का। अब ये पूरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। प्लान ए बिल लाए, प्लान बी जेपीसी को भेजे, प्लान सी पास करे, प्लान डी अब सुप्रीम कोर्ट में आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 10 पिटिशनर्स को सुनेंगे। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि में 200 पिटिशनरों को सुने आप, यहां पर 10 पिटिशनर्स को, कई को 5 प्रो 5 अगेंस्ट। अब 5 जो मुस्लिम के सुनेंगे, अब ये लोग चुनेंगे हम किसको सुनना। तो अब यहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में, बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा बहुत सख्त बोलने का आदी हूं, WWF की नूरा कुश्ती चल रही वहां पर। इट हैज बीन डिसाइडेड कि यह कानून लागू होगा बोलकर। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब तक आप अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे, जैसा किसान 1 साल तक एहतजाज करे रोड पे, कई उनके खवातीन के डिलीवरी वहां पर रोड पे हुए, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए, कई लोग शहीद हुए वो लोग, तो जब तक आप अगर नहीं करेंगे एहतजाज, हम तमाम मुसलमान शुक्रिया अदा करते हैं कि आज एक मुस्लिम इश्यू पे इतने सारे नॉन मुस्लिम एमपीज हमारा साथ दिए। आई सैल्यूट टू ऑल दोस एमपीज। कांग्रेस की क़यादत रहो, चाहे कि समाजवादी पार्टी की क़यादत रहो, हर पार्टी जितने भी वक्फ बिल को उस दिन अगेंस्ट में ओढ़ दिया, अमजदुल्ला खान उसको सलाम करता है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान उनको सलाम करते हैं। तो बहरहाल ये वादे हैं। हम हमारे सीपीआई के कॉमरेड्स को ये बोलते हैं कि आप लोगों में ज्यादा दम है हमसे ज्यादा, आप लोग ज्यादा लड़ने के आदी है, आप हमारे लीडर बनिए, हम आपके साथ में हैं। जैसा हर इश्यू पे जो भी मुस्लिम्स के खिलाफ में इश्यू होता, एक विशाखापट्टनम में एक एजिटेशन करे थे आप लोग, वो कोई मिसाइल कुछ बना रहे थे, तो जलीकट्टू कुछ था, देखिए आप, तो इट वाज लेड बाय सीपीआई ओनली। तो ऐसा एजिटेशन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दी सीपीआई नेशनल लीडरशिप कि आप एक ऐसा पूरा ऑल ओवर इंडिया में मुहिम चलाइए, यहाँ के हमारी बात वहां तक पहुंचाइए आपके, हम आपके साथ हैं। और फिर से दोबारा शुक्रिया बुलाने के लिए, इस इश्यू पे बात करने के लिए। థ్యాంక్ యూ. వేదికపై ఉన్నటువంటి వివిధ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు, ప్రజా సంఘ నాయకులు, సిపిఐ పార్టీ నాయకులు, ఇతర పార్టీ నాయకులు, పాత్రికేయ మిత్రులారా, ప్రధానంగా ఈ వక్ఫ్ బోర్డు సవరణకు సంబంధించినటువంటి చట్టం, ఆ బిల్లు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది. మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ, ఈ అమిత్ షా, ఈ ఇద్దరు కూడబలుకొని ఈ దేశంలో మళ్ళీ ఒక రకమైనటువంటి చర్చకు కారణభూతులు అవుతూ ఉన్నారు అని చర్చ సాగుతూ ఉంది. వాస్తవికంగా మన దేశం విభిన్న మతాలకి, కులాలకు, సంస్కృతులకు, సాంప్రదాయాలకు నిలయమైనటువంటిది. ఇక్కడ ఒక భాష లేదు, ఒక ప్రాంతం లేదు, ఒక మతము లేదు. అందుకనే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు సెక్యులరిజం, లౌకిక వ్యవస్థకు పెద్దపీట వేశారు. అందుకనే విభిన్న మతాలకు సంబంధించి ఎవరి సాంప్రదాయాలు, ఎవరి సంస్కృతులను వారు కొనసాగిస్తూ కాపాడుకుంటూ ఈ జనసంధిలో వాళ్ళు కూడా కొనసాగేదానికి అవకాశం కల్పించారు. అయితే నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెగల మధ్య పంచాయతీ పెడతా ఉన్నాడు. మణిపూర్లో మంటలు రేగుతూ ఉన్నాయి కుక్కీసు, యాస్తాల మధ్య. అలాగే చాలా చోట్ల జమ్మూ కాశ్మీర్లో 370 ఆర్టికల్ రద్దు చేసి 2 ముక్కలు చేశాడు. ఈ రకంగా రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ వక్ఫ్ బోర్డు చట్టం అనేది ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా మనం చూసుకుంటే, ఈ చట్టానికి గతంలో కూడా సవరణలు అయినాయి. ఇప్పుడు మన ఆర్టికల్ 25లో ఏం చెప్పినారు? 25 అనేది మత స్వేచ్ఛ ఉంది, అందరికీ రిలీజ్ చేసి ఎవరి మతం వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ అనేది కల్పించబడింది. అయితే ఒక మతం ఇంకో మతం మీద పెత్తనం చేస్తాను వీల్లేదు, ఒక మతం ఇంకో మతం మీద కామెంట్ చేస్తాను వీల్లేదు. అలాగే
ఆర్టికల్ 26లో ఏమిటి, వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించి ఒక చట్టబద్ధత కల్పించబడింది. ఇక్కడ అనేక చోట్ల ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడే చెప్పారు, అలీగర్ లేకుంటే ఇంకెక్కడెక్కడో మరి ఏదైతుందో మన మస్జిదులు అవి ఉన్న చోటల్లా వాటికి ఒక చట్టబద్ధత ఉన్నది. అయితే ఇప్పుడు ఇవాళ ఏమైందంటే నరేంద్ర మోడీ ఈ వక్ఫ్ బోర్డు చట్టాన్ని అంటే ఈ మైనార్టీస్ ముస్లింల మీద ఒక కక్షపూరితమైన వైఖరితో ఈ చట్ట సవరణ పూనుకున్నాడని చెప్పి సిపిఐ పార్టీ కాదు, మొత్తం లౌకిక వ్యవస్థని కాపాడాలని కోరుకునేటువంటి రాజ్యాంగంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పొందుపరిచిన సెక్యులరిజాన్ని కాపాడే ఉద్దేశంతో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీలు, కాంగ్రెస్ సహా అలాగే జనతాదళ్ వాళ్ళతో సహా అందరూ కూడా ఇవాళ ఈ వక్ఫ్ బోర్డు చట్టాన్ని సవరణని వ్యతిరేకిస్తున్న విషయాన్ని ఇక్కడ నేను సగర్వంగా తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు సిపిఐ పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీగా ఒక 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న పార్టీగా మరి ఢిల్లీలో అంటే సుప్రీంకోర్టులో కూడా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి డి రాజా గారే ఈ వక్ఫ్ బోర్డు చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తిరస్కరిస్తూ ఇది అన్యాయము అక్రమం అని చెప్పేసి మరి సుప్రీంకోర్టులో సిపిఐ తరపున పిటిషన్ వేయడం అంటే సిపిఐ పార్టీకి ఉన్న చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఈ 26 ఆర్టికల్కి సంబంధించి చూస్తే ఈ సవరణలో ఏమున్నది, అసలు వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీస్ కాపాడడానికి ఎక్కడక్కడ అన్ని ఆల్రెడీ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి అని దానికి సంబంధించినటువంటి చైర్మన్లు దాని కమిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీనిలో ఏం చేసినాడు, నాన్ రిలీజియస్ అంటే వేరే మతస్థులను కూడా ఈ కమిటీలో పెట్టినాడు. అంటే ఈ సవరణ ద్వారా వేరే మతస్థులను కూడా అంటే వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళను ప్రభుత్వం తరపున నామినేట్ చేసే అవకాశం పెట్టుకున్నారు. అంటే వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీస్లలో వేరే వాళ్ళను మెంబర్లుగా పెడితే కమిటీలో ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంకోవైపున ఏదైతుందో వాళ్ళకి అనుకూలంగా తిరకాసు పెట్టేసి వక్ఫ్ బోర్డ్స్లో మరి తికమక చేసే పరిస్థితి, వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులను మరి కొల్లగొట్టే పరిస్థితి లేకుంటే రకరకాల వక్రీకరించే పరిస్థితి అవుతుంది. ఇంకోవైపున కలెక్టర్స్కు పవర్స్ ఇచ్చినందువల్ల వాళ్ళు ఏదైతుందో ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీని కూడా ప్రభుత్వ ఆస్తి, ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ప్రభుత్వ చేతిలోకి పోయి అంటే వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీ ప్రభుత్వ చేతిలోకి పోయే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే మనం సిపిఐ పార్టీ అనేక సందర్భాల్లో హైదరాబాద్ నగర పార్టీ బోస్ గారు తర్వాత అంతకుముందున్న నాయకులు ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన మా నాయకుల మధ్యలో కూడా చాలా చోట్ల వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీలు వ్యక్తుల ప్రమేయం అవుతా ఉన్నాయి, కొన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీస్ వక్ఫ్ బోర్డుకే ఉండాలి తప్ప వ్యక్తుల ఆస్తులుగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి మనం అనేక పోరాటాలు కూడా సిపిఐ పార్టీ నగర పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భం గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. అందుకనే ఇక్కడ మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కోరుకునేది ఏంటంటే వక్ఫ్ బోర్డు ప్రాపర్టీసు వక్ఫ్ బోర్డుకు ఉండాలా, వాళ్ళకి అది రక్షణ కవచం రాజ్యాంగంలో పొందపరచబడ్డది. మరే నరేంద్ర మోడీ ఈ అమిత్ షాలు చేసేది రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనే, ఆ రాజ్యాంగాన్ని ధిక్కరించడమే. ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 26 ఆర్టికల్ సవరించడం ద్వారా ఓ రకంగా తమ చేతుల్లోకి వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు తీసుకోవడానికి ఒక కుట్ర సాగుతూ ఉంది. అంటే మళ్ళీ మత చిచ్చు పెట్టేటువంటి ఒక కుట్రకు పాల్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దీన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అందుకనే ఇదేదో ఎంబీటీ నాయకులు వారు చెప్పినట్టుగా మరి వాళ్ళు ఏదో ఆషామాషి కాదు, ఇది ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి. ఓవైపున కూటమిలో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు వైఖరి, అలాగే వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడ జనతాదళ్ యు వైఖరి, నితీష్ కుమార్ వీళ్ళ వైఖరి కనపడతా ఉంది మనకు. సరే కేసీఆర్ గురించి చెప్పినారు. సరే కేసీఆర్ అయితే మన వ్యతిరేకంగా చేశాడు, చట్ట సవరణకైతే వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు, నిలబడ్డాడు. కాదు ఏదైనప్పటికీ కూడా కలిసి వచ్చే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అన్ని సంస్థలతో ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద వక్ఫ్ బోర్డు అంటే ఈ చట్ట సవరణని మొత్తం విత్డ్రా చేసుకోండి, లేకపోతే మేము ఊరుకుండేది లేదనే పద్ధతిలో పెద్ద ఉద్యమానికి రూపకల్పన చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పారు అంటే రైతు సంఘాలన్నీ ఒక్కటైనవి, వాళ్ళ గోస వర్ణాతీతం, చెప్పడానికి నా అలవి కాదు. దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళను హస్త దిగ్బంధనం చేస్తారు. బాష్వాయు ప్రవేశించినా, లాఠీ చార్జ్ చేసినా, కాల్పులు జరిపినా, మరి అన్ని రకాల అడ్డంకులు కల్పించినా, అసలు త్రాగడానికి నీళ్ళు లేకుండా చేసినా, ఎన్ని రకాలు చేసినా మరి ఆ రైతు సంఘాల ఆందోళన కొనసాగింది.
750 మంది రైతులు మరి వాళ్ళ ఆ ఉద్యమంలో అమరులైనారు. వాళ్ళు ఏదైతుందో ప్రాణాలు పోగొలిపోయినారు. అయితే అప్పుడు కానీ అంటే నరాంతకుల్లాగా నరేంద్ర మోడీ అప్పుడు కానీ జ్ఞానోదయం కలగలే. నేను ఆ 3 సాగునీటి చట్టాలను విత్డ్రా చేసుకుంటున్నా, సపోర్ట్ ప్రైస్ చేసి తప్పనిసరి చట్టం చేస్తా అని చెప్పినాడు. ఇప్పుడు ఇది ఏదో ఒక భాగం. కాకపోతే చట్టాలు మాత్రం అమలు కాకుండా పెండింగ్లో ఉన్నాయంటే ఈ రైతుల యొక్క ఆందోళన సంఘాలన్నీ కలిసి పోరాటం చేసినందువల్ల మరి నరేంద్ర మోడీ ఉక్కిరి బిక్కిరైపోయి ఈయన మన భవిష్యత్తు ఉండదని చెప్పేసి దిగొచ్చి మరి వాళ్ళ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదట ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి వాళ్ళు అంటే అది నరేంద్ర మోడీ అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. అందువల్ల మనం అందరం కూడా ఇవాళ ఆలోచించాలా. ఇప్పుడు ఇది సరే మంచి బిగినింగ్. హైదరాబాదు మరి పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇన్సాఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం అనేది ఒక మంచి పరిణామంగా నేను అభినందిస్తూ, ఇది గుడ్ బిగినింగ్, మంచి ఆరంభం. అందుకని దీన్ని మళ్ళీ కొనసాగింపుగా క్రియాశీలకంగా మనం అంతా కూడా కొంచెం ఆలోచన చేసి ఇప్పుడు రేపు సిపిఐ జాతీయ కౌన్సిల్ సమావేశాలు మన కేరళలో 23 నుంచి జరుగుతూ ఉన్నాయి, 25 అక్కడ కూడా డి రాజా గారు తప్పనిసరిగా దీనిపైన ఒక కార్యాచరణ తీసుకుంటారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదు. మనం కూడా బజార్లో అంటే ప్రజా ఆందోళనకి ప్రజా పోరాటాలకి సన్నద్ధమయ్యేటువంటి ఒక ఆలోచన ఉంటుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. నేను కూడా ఒక నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా తప్పనిసరిగా జాతీయ పార్టీలో మన వాణి వినిపించి వక్ఫ్ బోర్డు సవరణకి సంబంధించి డి రాజా గారు తీసుకున్నటువంటి స్టెప్ మంచిది. తర్వాత అలాగే ఇంకా ఫర్దర్ స్టెప్స్ అంటే ఫర్దర్ ఆందోళన కార్యక్రమం, ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్స్కి మరింత కార్యాచరణతో ముందుకు పోవడానికి కలిసి వచ్చేటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, సంస్థలు, వ్యక్తులు అలా అన్ని కళాకారులు లేదా కవులు అందరినీ కూడా కలుపుకొని ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఈ వక్ఫ్ బోర్డు సవరణలు రద్దు చేసే వరకు విశ్రమించని నిరంతర పోరాటానికి సమాయత్తం కావడమే నరేంద్ర మోడీకి గుణపాఠం చెప్పినట్టు అవుతుంది తప్ప లేకుంటే నరేంద్ర మోడీకి గుణపాఠం జరగదు అని దిగి రాడని చెప్పి సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ మనం అందరం కలిసి వక్ఫ్ బోర్డు సవరణ చట్టాన్ని రద్దు చేసే వరకు నిరంతర ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడదామని చెప్పి పిలిపిస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించే నాయకత్వానికి మీ అందరికీ అభినందన తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. తెలుగులో వాడతాం ఎందుకంటే నాకు హిందీ రాదు, అంటే వచ్చినా కానీ మనం పాటల ఇబ్బంది అవుతుంది. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, సిపిఐ జాతీయ నాయకులు చాడా వెంకరెడ్డి గారికి, ఈటి నరసింహ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ మన కవులు కళాకారుల తరపున, ప్రజానాట్య మండలి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతుందో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. అంటే ఒక్కొక్కరి మీద దాడి జరుగుతున్నది, కవుల మీద జరుగుతున్నది, కళాకారుల మీద జరుగుతున్నది, ప్రశ్నించే వాళ్ళ మీద జరుగుతున్నది. మైక్ అందుకొని అంతా హిందువులు ముస్లింలు అంత సమానమే అనే చెప్పుకుంటూ ఎవరైతే నచ్చలేరో వాళ్ళ మీద దాడి జరుగుతున్నది. దాడి జరగనటువంటి వాళ్ళేమో మా మీద అయితే జరుగుతలేదు కదా, వాళ్ళ మీదనే జరిగింది, ఇక మా కాడికి వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అనేటువంటి కాలంలో ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ఒక మనిషి మీద ఒక మనిషి జరిగేటువంటి దాడిని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా ఎప్పుడు మనం వ్యతిరేకిస్తూనే ఇప్పుడు తెచ్చినటువంటి చట్టాన్ని రద్దయ్యే వరకు మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా పోరాడవలసిన అవసరం ఉందని మరొకసారి మా తెలంగాణ ప్రజానాట్య మండలి తరఫున తెలుపుతూ, అచ్చే దిను ఆగే హై అంటున్నాడు మోడీ సాబు, అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలో రన్నా, అచ్చే దిను ఆగే హై అంటున్నాడు మోడీ సాబు, అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలో రన్నా, ఎల్లలు దాటిన నల్లధనము తెచ్చి పంచుతనే, ఎల్లలు దాటిన నల్లధనము తెచ్చి పంచుతనే, అచ్చే దిను ఆగే హై అంటున్నాడు మోడీ సాబు, అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలో రన్నా, ఎల్లలు దాటిన నల్లధనము తెచ్చి పంచుతనే, నయా పైసా వంచలేని నయ వంచనరో రన్నా, అచ్చే దిను ఆగే హై అంటున్నాడు మోడీ సాబు, అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలో రన్నా, కొత్త కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలను తెచ్చిండు, వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎట్లే ముంచెరో రన్నా,
వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎట్లే ముంచెరోరన్నా హిందువులు ముస్లిములు బాయి బాయి అంటుండు కావొక్సు బోర్డు చట్టంతో చిచ్చు పెట్టెరోరన్నా అచ్చే దిను ఆగే హై అంటున్నాడు మోడీ సాబు అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలోరన్నా కులాల మతాలతోటి విలసిల్లిన దేశంతో కులంతోటి మతంతోటి మంట పెట్టెరోరన్నా అచ్చే దిను ఆగే హై అంటున్నాడు మోడీ సాబు అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలోరన్నా అడుగడుగున ఆడవాళ్ళ మీద అత్యాచారాలే గా నిర్భయ చట్టాన్నెందుకు అమలు చెయ్యడోరన్నా అచ్చే దిను ఆగే హై అంటున్నాడు మోడీ సాబు అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలోరన్నా ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాలో 15 లక్షలనే లక్షలేమో గాని భిక్షగా అల్ల చేసేరోరన్నా అచ్చే దిను ఆగే హై అంటున్నాడు మోడీ సాబు అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలోరన్నా అచ్చే దినాలేమో గాని సచ్చే జనాలోరన్నా హిందువులం ముస్లిములం కలిసిపోయే దేశం మనది అరే బాయి బాయి అనుకుంటూ కదిలిపోదామోరన్నా వక్ఫ్ బోర్డు చట్టాన్ని రద్దు చేసే వరకు కలిసి కట్టుగా మనము పోరు చేద్దామోరన్నా కలిసి కట్టుగా మనము పోరు చేద్దామోరన్నా కలిసి కట్టుగా మనము పోరు చేద్దామోరన్నా థ్యాంక్ యూ సార్ थैंक यू CPI लीडर्स आपने हमको यहाँ पर दावत दी आई एम नॉट गुड एट तेलुगु बट आई विल ट्राई टू स्पीक लिटिल इन तेलुगु मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल మనకందరికి తెలుసు మనం ఉంటున్న దేశం ఒక స్వామ్యం రైట్ దిస్ ఇస్ నాట్ నిరంకుశత్వం ఆటోక్రసీ కానే కాదు ఇది అయితే फॉर पास्ट 10 years हमारे देश में जो जितने कानून बन रहे हैं वो सारे एक टिरनी और एक ऑटोक्रेटिक रूल को दर्शाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो जैसे अमजदुल्ला साहब ने कहा कि इतनी दिलेरी से यहाँ पे अदानी और इनकी तस्वीरें लगाई और ये काम CPI ही कर सकते थे, ये मुझे भी भरोसा है। वक्फ बिल क्या है, पहले हमको ये समझना होगा वक्फ क्या है। देखिए जो एक्ट बना है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमको ये समझना होगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा ना समझें, इसको मुसलमानों का प्रॉब्लम और इशू ना समझें, इसको एक इंडियन की तरह सोचें। अगर एक हिंदुस्तानी की तरह अगर देखेंगे तो ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून के लिए इस मुल्क में जगह है ही नहीं, क्योंकि कानून हमारे अच्छे के लिए बनते हैं ना कि हमारे राइट्स को छीनने के लिए। ये जो कानून है सरासर सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लेता है। वक्फ क्या है, देखिए मैं अपनी प्रॉपर्टी दान करना चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, मेरी कम्युनिटी में जितने मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके लिए। उसी तरीके से हिंदू एंडोमेंट्स भी है जहाँ वो भी दान करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे अमजदुल्ला साहब ने बताया कि किस तरह से शुरू से वक्फ की जायदादों पर किस तरह हुकूमत की हमेशा से नज़र रही है। वो चाहे अगर हम हमारे स्टेट का अगर मिसाल ले लें, चाहे वो TDP हो या KCR की गवर्नमेंट हो, आपने बहुत कुछ कह दिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोग ये देख लिए कानून जो बना है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बना। अहम चीज़ें उसमें ये और इतना डिस्क्रिमिनेटरी कानून है ये। पहली चीज़ ये कि देखिए ये लोग कास्ट सिस्टम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है BJP गवर्नमेंट की, राइट। वो कास्ट सिस्टम को चाहते हैं कि वो भड़के। जैसे अमजदुल्ला साहब ने कहा इस्लाम में मुसलमानों में कोई कास्ट का तसव्वुर ही नहीं, बस हम सुन्नी और शिया क्योंकि 2 अलग रिलीजियस एडिक्ट्स के थ्रू हम लोग गवर्न होते हैं। लेकिन अब इन्होंने बोहरा और आगा खानी का भी बोर्ड बनाने की जो है उनको आश्वासित किया है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स में भी बहुत सारे कास्ट्स बने, डिविजिव पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। ये देखें किस तरह से हमको तोड़ने की कोशिश है। दूसरा कानून कलेक्टर, हिंदू एंडोमेंट्स में कलेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिकवरी के हद तक ही है,
रेवेन्यू रिकवरी से ज़्यादा उसका कोई रोल ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कलेक्टर को जरिया बनाया कि वो उसको इतने ज़्यादा पावर्स दे दिए हैं। वो समझता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुतवल्ली जो एक प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, अगर वो कलेक्टर के डायरेक्शंस को नहीं मानेगा तो इसमें ये कानून है, कलेक्टर की डायरेक्शन को अगर ना माने तो उसको 6 महीने की इम्प्रिजॉनमेंट होगी, 20,000 उस पर फाइन लगाया जा सकता है और वो फाइन 1 लाख तक भी बढ़ सकता है। कोर्ट को ये पावर है इस मुल्क में कि वो किसी को सजा दे। कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी को कैसे जेल भेज सकता है? ये कैसे ड्रैकोनियन कानून है, देख लीजिए। कलेक्टर जो है किसी भी गैजेट में जो नोटिफाई हो गई है, सेटल हो गया है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर ये डाउट रेज हो कि नहीं हम इसको फिर से जांच करेंगे, खोलेंगे और इसके ऊपर हम जांचेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो किसी भी समय उसको रीओपन कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं और जब तक कोई फैसला कलेक्टर नहीं करते तब तक वो वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे। ये कैसा कानून है कि सडनली कोई प्रॉपर्टी आपकी डिसाइड हो गई है, सेटल हो गई है, गैजेट में नोटिफाई हो गया है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये जानते हुए भी कलेक्टर को इतना पावर दे दिया गया कि वो जब चाहे उसको रीओपन करेंगे, उसकी जांच करेंगे और जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक वो उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। तो ये कितना आसान रास्ता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को अपनी तरफ कर ले। कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का एक हिस्सा है कि नहीं? जब कलेक्टर खुद एक गवर्नमेंट का हिस्सा है तो आप ये बताइए वो खुद अपना क्लेम कैसे, वो खुद क्लेम करेगा कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और वो खुद ही जज कैसे बन सकता है? वो कैसे टाइटल डिसाइड करेगा? क्योंकि कोर्ट और कानून कहता है कि टाइटल डिसाइड करने का अधिकार तो सिर्फ सिविल कोर्ट को है, किसी और को नहीं है। इसी तरह लिमिटेशन को लेके एक अफवाह फैलाई गई है, जैसे बताया हिंदू एंडोमेंट्स के लिए कोई लिमिटेशन की प्रोटेक्शन नहीं और वक्फ के लिए लिमिटेशन की प्रोटेक्शन है। ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी प्रोटेक्शन वक्फ को हासिल है उतनी ही प्रोटेक्शन लिमिटेशन में हिंदू एंडोमेंट्स को भी हासिल है। और ये कहते हैं कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है। ये बहुत ज़्यादा अफवाह बनाई है कि जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन मुसलमानों की प्रॉपर्टी ज़्यादातर वक्फ में है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। जब मुसलमान यहाँ इस मुल्क में थे, जिन्होंने वक्फ कर दी वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज वो छोड़ के गए थे वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट ने कब्जे में ले ली। अब इस पे कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका ये सारे बोलते हुए, लेकिन मैं ये चीज़ें क्यों आपको पॉइंट कर रही हूँ कि क्योंकि देखिए, अगर ऐसे कानून को अगर आज हमने एक्सेप्ट कर लिया या ये सोचा कि ये मुसलमानों का मुद्दा है, हमारा नहीं, तो कल इस तरह से हम पर हर कम्युनिटी पे वो जो चाहेंगे कानून बनाते जाएंगे, नॉर्मलाइज करते जाएंगे, डेमोक्रेसी को ख़त्म करके रख देंगे। यूएपीए जैसा कानून बनाया ड्रैकोनियन, जब चाहा पूरे क्रिमिनल लॉ को बदल के रख दिया, पुलिस को वहाँ बहुत सारे पावर्स दे दिए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो हम तमाम के फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा लैंड माफिया है। ये चाहते हैं कि हमारे कब्रिस्तान, हमारे ईदगाह और वो प्रॉपर्टीज जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स अब ला नहीं सकते, जो 300 साल 400 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करके आदमी को दे दी जाए। ये मुमकिन नहीं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है ऐसे कानून की सपोर्ट नहीं करेगा, मैं उम्मीद करती हूँ और सीपीआई से भी उम्मीद करती हूँ। रहा कल की बात, जैसे अमजदुल्ला साहब ने कहा, मैं इत्तेफाक रखती हूँ, वहाँ पे बाबरी मस्जिद को कोट करते हुए ये कहा कि जब बाबरी मस्जिद को बाय यूसेज आपके हक में दिया गया था तो वक्फ बाय यूज़र को कैसे निकालेंगे। मैं खुद रिकॉर्ड पे थी, मैं खुद कोर्ट में थी उस दिन। मैं आपको बताती हूँ, 3 सवाल जब ऑनरेबल जस्टिस ने किए, जज साहब ने किए, तो तिलमिला उठी बीजेपी गवर्नमेंट। जब उन्होंने कहा वक्फ बाय यूज़र, जो 300-400 साल पुरानी मसाजिद हैं, कब्रिस्तान हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे कोई ला सकता है, जबकि उस वक्त कोई कानून ही नहीं बना था रजिस्ट्रेशन का। इस सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी ये कि हिंदू एंडोमेंट्स में वो कहते हैं
कि हिंदू ही वहां पर बैठेंगे, कोई मुस्लिम या कोई और कम्युनिटी का बैठ ही नहीं सकता है हिंदू में, हिंदू एंडोमेंट्स में। और हिंदूज में भी वो जो डिवोट हिंदूज हैं, यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग हो, फिर वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये सवाल भी कोर्ट ने किया कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि नॉन मुस्लिम इस तरह से मुस्लिम वक्फ को चलाएगा? तो वहां के जो सरकारी वकील थे वो परेशान हो गए, उसका जवाब भी उनके पास नहीं था। उन्होंने हड़बड़ा के कहा सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 2 मेंबर्स को ही हम रखेंगे, बाकी के सारे मुसलमान होंगे। उन्होंने, जैसे मैंने देखा, जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा हड़बड़ाकर जिद नहीं करता, स्टे देने को जब सुप्रीम कोर्ट थी और इंटरिम ऑर्डर्स पास ही करने को थे, तो एक बच्चे की तरह कोर्ट से जिन्हें आजिजी करके ये अश्योर किया कि सर कोई वक्फा यूजर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक अगली सुनवाई हो, ठीक है? जो सेटल प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के नाम पर जो नोटिफाइड हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, सरकारी वकील ने एश्योरेंस किया, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि दूसरी सुनवाई तक कोई नॉन मुस्लिम को बोर्ड पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अच्छा एक शुरुआत तो हुई, लेकिन जैसे पिछले हम जजमेंट्स देखे हैं कि हमको कोर्ट से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे जजमेंट्स एक अच्छा रुख लेते लेते पलट गए हैं। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, आरएसएस कुछ भी खेल खेल सकता है, लेकिन जो ताकत है एक डेमोक्रेसी में वो आम आदमी में होती है, आप में, हम में। जब तक हम रोड पे नहीं उतरेंगे, हमने इनको हुकूमत पे बिठाया, हमने इनको कुर्सी पे बिठाया, ये हमारे खिलाफ कानून क्यों बनाएंगे? आज अगर वक्फ पे आप लोग खामोश बैठ जाएंगे और साथ नहीं देंगे, तो यकीन जानिए ऐसे ऐसे कानून इस मुल्क में बनेंगे जहां ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये वक्त है कि हम एक इंडियन सिटीजन्स की तरह तमाम मजहब वाले एक होकर, तमाम पार्टीज, जैसे अमजदुल्ला साहब ने कहा और दूसरों ने कहा, वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स। जो ऑपोजिशन पार्टी, ये इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि पूरी ऑपोजिशन, ऑल द 233 मेंबर्स वर अगेंस्ट दिस एक्ट एंड अगेंस्ट दिस बिल, और रात के 3 बजे तक वो वहां पर एहतजाज, वहां अपना काम करते रहे। हम मुस्लिम कम्युनिटी के उनकी थैंकफुल हैं और आपके भी थैंकफुल हैं कि आप भी हमारे मसले पर फिक्रमंद हैं। जब तक इस मुल्क में हम सब एक दूसरे के साथ कोई भी कानून जब आइन के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बने, आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर ऐसी ताकतें अपना सर उठाएंगी। थैंक यू सो मच। सरजादार की फ्रेंड्स, आज जो हैदराबाद सीपीआई के जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट फॉर होम, पहले हिंदुस्तान के जितने मजहबी लोग हैं, पब्लिक है, ये सोचना चाहिए जो बीजेपी हुकूमत में आने के बाद में उन्होंने 10 साल में मजहब के नाम से बीच में नफरत कैसा फैला कर, सब जने तकरीबन लोग बोलते भाई मोदी को आरएसएस चला रहा, मगर मोदी आरएसएस को अदानी अंबानी देश में चला रहा। ये दोनों के लिए जो जरूरत है वो काम करने को आरएसएस भी तैयार है, मोदी भी तैयार है। जो आरएसएस की बंच ऑफ थॉट्स है, जो मोदी 10 साल में कर रहा, वो बंच ऑफ थॉट्स में जो है वही काम आज हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं के नाम से नफरत फैलाना, सबको गरीब, भिखारी, बेकार बनाना, ना जॉब्स नहीं देना, हर चीज बड़ा करना, 1, 2, 3 आदमी को करोड़पतिया बनाना, ये काम बंच ऑफ थॉट्स में खुद लिखा हुआ है। अगर ये नहीं सोचे तो मोदी को कैसा अटैक करना? अब देखिए 10 साल में किसी मजहब वालों को बेनिफिट नहीं हुआ, या हिंदू हो मुसलमान हो, मगर नफरत तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा। जिस दिन कम हुआ उस दिन मुसलमान के खिलाफ कुछ तो भी एक्ट लाना, उनको डराना, धमकाना,
फायदा किसको होना बोलो तो ये अदानी अंबानी को होना 10 साल में। 370 आर्टिकल हुआ, किसी हिंदुस्तान में किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। सीए एनआरसी लाया, ये सब मुसलमान को नुकसान करना, हिंदुओं को क्या बताना भाई हम मुसलमानों के खिलाफ है, नफरत फैलाना। फायदा किसको हो रहा? अदानी अंबानी को हो रहा। हम खुल के ये बात बोलना चाह रहे। आज वक्फ प्रॉपर्टी का भी, आज आने वाले दिनों में इलेक्शन में कैसा फायदा उठाना, वक्फ की मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी ये बिल पास होने के बाद में एक दिन खुश हूंगा, मगर दूसरे दिन से थोड़ा परेशान दिख रहा। ये बात मैं कहीं को बोलूं तो ये समझ रहा हूंगा, ये बिल आते ही हिंदू मुसलमानों के बीच में कई स्टेट्स में झगड़ा होता, मैं पॉलिटिकली फायदा उठा सकता हूं। 5 साल तक कुछ भी करे तो मेरे कोई भी नहीं पूछता, जो प्रॉपर्टी है पूरा फिर अदानी अंबानी को दे सकते बोल के सोचा, मगर हिंदुस्तान के लोग समझ गए, मेजॉरिटी लोग ये बदमाश है, किसी के लिए काम नहीं कर रहा, ये नफरत फैला रहा। बेनिफिट अदानी अंबानी को हो रहा, हर चीज एयरपोर्ट रह दो, जमीन रह दो, कौन सा भी गवर्नमेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज है, एलआईसी है, सी पोर्ट्स है, पूरा अदानी को 10 साल से लाखों करोड़ रुपए मोदी उनको दिया। ये क्वेश्चन करने को चांस भी नहीं है। असल ये बंच ऑफ थॉट्स जो है उसके खिलाफ हिंदुस्तान के हर आदमी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज नरेंद्र मोदी जो बाबा साहब अंबेडकर जो दस्तूर लेके उसके ऊपर से नहीं चल रहा, ऊपर तो नाटक करता, सब करते रहता, मगर उसकी दस्तूरी क्या है बोलो तो बंच ऑफ थॉट्स है। ये हर मजहब वाले ये पहले ये चाहना चाहिए, इसके खिलाफ कैसा लड़ना। ये तो हर स्टेट में हुआ, 1-2 स्टेट में गड़बड़ हुआ, मगर दूसरे स्टेट्स में पीसफुली एजिटेशन कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं पिला डाले, हमारा सीपीआई का नेशनल जनरल सेक्रेटरी डी राजा साहब भी एक वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिल डाले। हम तैयार है, कौन सा भी मजहब रहने दो, ना इंसाफ हुए तो उसके मजहब के हक के लिए लड़ने के लिए, जान देने के लिए, हर चीज के लिए कुर्बान देने को कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा साथ रहता। अभी भी हम साथ रहने को तैयार है, हमारे कोई वो नहीं है ये, मगर पब्लिक में लेके जाना बहुत जरूरी है। एक इतनी डेंजरस आने वाले दिनों में ये देश को डिवाइड करने का जो कोशिश कर रहा, उसके खिलाफ अपन लड़ना बहुत जरूरी है, एक कट्टा होना बहुत जरूरी है। आज अहमदुल्ला साहब बोले वक्फ के बारे में, एक बात मैं भी परेशान हो गया, जिसके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो गवर्नमेंट ले लेता। अरे इतना तो हकल रहना मोदी को, अमित शाह। मैं पुराने शहर में 1000 टेम्पल्स बताता हूं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। टेम्पल की बात कर रहा हूं मैं, 200 साल 150 साल से जितने टेम्पल्स है उसके टेम्पल्स को डॉक्यूमेंट्स लेके गवर्नमेंट ले लेती। दम है, कौन सा भी मस्जिद मंदिर को डॉक्यूमेंट लिए तो लेने की दम है क्या? कहीं को एक्टा बनाते, कहीं को किसको ये नफरत फैलाने का काम करते। इसकी काम हर आदमी जो हम काम कर रहे हो वो काम को नहीं पूछना। महंगाई ज्यादा होंदो, गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं है 10 साल में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कैसे देखे। हमारे पुराने शहर में डिफेंस में तकरीबन 30,000 आदमी आउटसोर्सिंग वर्कर्स है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मगर बैठे कितने लोग हैं उसमें? अदानी के लोग जाके बैठ रहे उसमें। डिफेंस में अदानी के लोग जाके बैठ रहे, कई को बोलता आने वाले दिनों में डिफेंस को भी अदानी को दे देता। ये देश को खतरे में लेके जा रहा है इन्हों,
एक दो तीन आदमी के पास लेके जा रहा, ये पूरा करके अपन जो एक्ट लाए उसके एक्ट के खिलाफ लड़ना। वो विड्रॉ हुए तक कम्युनिस्ट पार्टी कामूल बैठने वाले नहीं है। मगर एक बात याद रख लेना, अम्बेद साहब बोले जो किसानों के कानून लाए तो कैसा लड़े, वैसा पूरा देश भर में अपन मिलके लड़े तो मोदी समझ सकता भाई मेरा काम नहीं चलता, तो समझ गया उन्होंने। फिर थोड़े बहुत उधर इधर कोशिश कर रहे कम्युनल का फिसाद क्रिएट करने को थोड़े स्टेट्स में उधर इधर, मगर नहीं रहा। मैं समझती हूँ वो होता भी नहीं। आदमी 5 साल 10 साल देखता, उसके बाद में क्या तो नहीं मालूम है क्या सबको। आदमी एक जमाने में एक आदमी काम करे तो 4 आदमी खाते थे, आज 4 आदमी काम करे तो 5 आदमी नहीं खा सकते। हर आदमी रोड पे निकलना, काम करना ही करना कुछ तो भी। ये हालत तो 10 साल में कर दिया। कोई गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं है। ऐसे कानून लाना, मुसलमानों को डराना, हमारे दुकान हम चलाना बोले तो मोदी साहब ये नहीं चलता। आप कानून लाने के बाद क्या हुआ इस देश में देख रहे। अब पूरे मिलके जितने भी सेकुलर ताकत है सबको मिला लेके आने वाले दिनों में बड़े से बड़े एजिटेशन करेंगे। वो कानून को पीछे लिए तक हम कम्युनिस्ट पार्टी से जानिब से एजिटेशन करेंगे बोल के तो ये राउंड टेबल रखे। आने वाले दिनों में भी हिंदू मुसलमान सब मिलके जहां ना इंसाफ हो रहा, इंसाफ के लिए लड़ने के लिए सब तैयार होना बोल के ये राउंड टेबल के जानिब से आप लोगों को अपील करते हुए मैं तकरीर क्लोज करना चाहूँ। ఈటీ నరసింహ గారికి సమావేశం పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియ आप सभी को आदर अर्ज है। मेरा नाम जुबैर है। मैं इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इनाम का नेशनल सेक्रेटरी जनरल हूं। क्योंकि ये मीटिंग कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रखी गई और आए जब से सुनने को तरस जा रहा हूं मैं, तो लिहाजा मैं ही बोलना चाह रहा हूं, लाल सलाम, लाल सलाम। बहरहाल एक अच्छी कोशिश रही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से टेबल ऑर्गेनाइज करने की। हमेशा ये देखने में आया कि लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस मुसलमानों के हक में, कमजोरों के हक में, दलितों के हक में हमेशा पेश रहे। तो अगर एक लाइन में बोलूं तो लेफ्ट इज राइट फॉर अस, हमारे लिए राइट है, लेफ्ट इज राइट फॉर अस। रही बात अमजदुल्ला खान साहब जैसा बोले कि नहीं, अंदर आ रहा बैनर देखा और ऐसा बैनर लगाने के लिए हिम्मत होना, वाकई ये बात है। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट फॉर होम, तो यहां पर एक छोटी चीज समझने की जरूरत है। वेरी हैदराबाद स्टाइल में बोला गया तो आप यहां पर वहां पर होटलों में रियल एस्टेट एजेंट्स ब्रोकर्स बैठ कर रहते, सुबह से शाम तक यही काम रहता है लोग का के भाई कुछ तो भी जगह वगैरह कहीं खाली है तो जरा देखो, जरा बताओ, कुछ तो कर देंगे यार वो मामला, 4 पैसे आ जाते। वही काम नरेंद्र मोदी का है। इन्हें आदिवासी के जमीनों को देखता, फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लेके आके जंगलात की जमीन अदानी अंबानी को बेचने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर भी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, दीगर ऑल इंडिया किसान मजदूर संघ और दीगर लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हम लोग सुंदरिया विज्ञान केंद्र में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप रखे थे डे लॉन्ग, और उसके खिलाफ आवाज उठाए थे कि फॉरेस्ट कंजर्वेटिव रूल्स जो है उसको जो सुना तरमीम ना किया जाए, फॉरेस्ट के जमीनों को जो सुना आदिवासी का हक है उसको ना छीना जाए। अब
नरेंद्र मोदी भी एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन के हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। इनका काम क्या है? सरहद पे है सो जमीन चाइना को दे देना, हिंदुस्तान के अंदर है सो जमीन कोई ना कोई कानून लेके आके अदानी अंबानी को बेच देना, यही मामला है इनका। इनका कारोबार से डायरेक्ट ताल्लुक है। यहां पर मजलूमों के हक में ठहरना, गरीबों के हक में ठहरना, बेरोजगारों के हक में ठहरना और हिंदुस्तान के तरक्की के लिए काम करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनको जमीना कहाँ है, ये अदानी अंबानी को कैसा देना, कोई सा भी नया कानून निकालना, कारोबार कर लेना। ये चीज मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई जो मेरे जहन में बैठी गई। मैं हमेशा कृष्णा प्रसाद साहब का शुक्र अदा करता हूं कि जब मैं तालिब इल्म था तो कृष्णा प्रसाद साहब से मैं हमेशा सवाल करता था, साहब इतनी रियासत हो जाती, इतना जो है सो फसाद बर्पा हो जा रहा, मुसलमानों के साथ इतने नाइंसाफियां हो रही, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा। तो उन्होंने पूरे मेरे तकलीफां सुनने के बाद एक बार अच्छी तरीके से बिठा के समझाए, मियाँ ये पूरा कारोबार है। मुसलमानों पे जुल्म, ज्यादती, रियाट्स और ये इसको लेके आके कारोबार पे बताए। तो आज हालात जब हम लोग देख रहे हैं तो हकीकत में इसके पीछे पूरा कारोबार जुड़ा हुआ है। तो रही बात वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक से, आप सभी हजरात इसके क्या अमेंडमेंट्स हुए, क्या है, सब बातें सामने रखे। तो हम लोग भी पिछले 12-13 साल से कृष्णा प्रसाद साहब के लीडरशिप में वक्फ के लिए आवाज़ उठाते गए जब भी मौका मिला। और मुझे अच्छा याद है 2013 में एक मीटिंग में ये आवाज़, ये बात हम लोग रखे थे कि वक्फ कुछ अंदर से खोखला कर दिए। वक्फ एम्प्लॉइज को वक्फ रेवेन्यू के तहत जो है सुना आप सैलरी देते, उनको 010 अकाउंट के तहत सैलरी नहीं देते। क्यों जो है सुना स्टेट एम्प्लॉइज के जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं, तो स्टेट ट्रेजरी से क्यों तनख्वाह नहीं देते, स्टाफ क्यों नहीं बढ़ाते। कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में वक्फ इंस्पेक्टर को ना एक कुर्सी रहती ना टेबल रहता। वक्फ इंस्पेक्टर के वास्ते जो है सुना कहीं चैम्बर नहीं रहता। तो यानी एकदम जो है सो वक्फ का मामला आहिस्ता आहिस्ता अंदर से कमजोर करते हुए आज ये कानून लेके आके इसके ऊपर जो है सुना कारोबार करने की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार की है। इसके खिलाफ एजिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर हमारे चाड़ा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी इसका लाहे अमल प्लान ऑफ एक्शन बनाए, एजिटेशन को आगे किस तरीके से बढ़ाए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी वक्फ के खिलाफ में ठहरे उनको साथ में लेके और फर्दर जो है सुना इसके अंदर कैसा यानी प्रेशराइज कर सके, इसके ऊपर जो है सुना कुछ गौर करे तो अच्छा रहता। मेरे को मौका दिए सो उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। సభకు సలాం, లాల్ సలాం। దేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, ముస్లింలతో పాటు కమ్యూనిస్టులు కూడా లేకుండా చూడాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది। వాళ్ళు అనుకుంటున్న ఎజెండా ప్రకారం హిందూ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ఎవరైతే అడ్డంకిగా నిలబడతారో, ఎవరైతే ఈ దేశాన్ని ప్రజాస్వామ్య లౌకిక దేశంగా నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి చూస్తారో వాళ్ళని ముందు అడ్డు తొలగించుకోవాలని చెప్పేసి బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి। అందులో భాగంగానే ముఖ్యంగా ముస్లింలను ఒక బూచిగా చూపెట్టి హిందువుల్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలను ముస్లింలకి యాంటీగా రెచ్చగొట్టడానికి గాను రకరకాల విష ప్రచారాలు చేస్తున్నారు।
ఆ ప్రచారాల్లో పడి మన కమ్యూనిటీస్ కూడా ముస్లింలంటే ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత చూపెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఒక్కొక్క ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇవాళ వక్ఫ్ బిల్లు సవరణ బిల్లు తీసుకొచ్చి మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వక్ఫ్ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కబ్జా చేసి వాళ్ళు హస్తగతం చేసుకోవడం, వాళ్ళ పెట్టుబడిదారులకు ఇచ్చుకోవడానికి గాను ఒక ప్రయత్నం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉన్నది. అయితే మిత్రుడు చెప్పినట్టు నిజంగానే మోడీ అమిత్ షాలు ఊహించి ఉండరు వక్ఫ్ గురించి, వక్ఫ్ బిల్లు తీసుకురావడం తర్వాత జరుగుతున్న ఉద్యమం గురించి. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా వక్ఫ్ను రక్షించుకోవడానికి ముస్లింలకు మద్దతుగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు, ధర్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఒక పెద్ద చైతన్యానికి దారితీసే అవకాశంగా ఈ వక్ఫ్ బిల్లు మనకి అంది వచ్చింది కూడా. అయితే చాలామందికి వక్ఫ్ అంటే సామాన్యులకు కూడా అర్థం కావట్లేదు. నిజమే కదా, ఖాళీగా ఉన్న లేదంటే ఎక్కువగా ముస్లింలకు చాలా ఎక్కువ భూములు ఉన్నాయి, అవన్నీ ప్రభుత్వం తీసుకోవడం సరైనదే అని చెప్పి భావనలో చాలామంది ఉన్నారు. నిజానికి దేవాదాయ భూములు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇంకా రకరకాల భూములు చాలా ఎక్కువగా మిగతా సంస్థల దగ్గర ఉన్నాయి. కేవలం ముస్లింల భూములే మొదటగా లాక్కోవడానికి ఎందుకు చూస్తున్నదంటే ఇక్కడ పోలరైజేషన్ చేయాలి, ముస్లింలను దెబ్బతీయాలి, ఇప్పటికే ముస్లింల జీవనాధారాలు లేకుండా చేయడం, ముస్లింల ఇళ్ళు కూలగొట్టడం, ఇంకా రకరకాల ప్రయత్నాలు బీజేపీ చేస్తూ వస్తున్నది. ఒక రాష్ట్రంలో ఎన్ఆర్సీ అమలు చేస్తున్నది, ఒక రాష్ట్రంలో కామన్ సివిల్ కోడ్ అమలు చేస్తున్నది, ఒక రాష్ట్రంలో బీఫ్ పేరు మీద హోటల్స్ అన్ని బంద్ చేయించింది, ఇళ్ళు పడగొడుతున్నది. పేదలకి, ముస్లింలకి సమాజంలో ఏ పని దొరకకుండా చేయడంలో వాళ్ళు రకరకాలుగా ముస్లింలను టార్గెట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. కానీ ఇవాళ ఈ వక్ఫ్ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మామూలు బిల్లు కాదు. ఒక్క బాబ్రీ మసీద్ పడగొడితేనే చాలా పెద్ద ఎత్తున మనము స్పందించాం. కానీ ఈ వక్ఫ్ బిల్లును మనం అడ్డుకోకపోతే దేశవ్యాప్తంగా చాలా మసీదులు ఏవైతే రిజిస్ట్రేషన్ లేవో ఆ మసీదులన్నింటినీ కూలగొట్టాలని, లేదంటే తాళాలు వేయాలని, ఖబ్రస్థాన్లకు తాళాలు వేయాలని, మదర్సాలను పడగొట్టాలని, ఈద్గాలను ఆక్రమించాలని రకరకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. అంటే ముస్లింలు నిజానికి సచార్ కమిటీ ప్రకారం పెద్ద ఎత్తున వెనుకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళ అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది. దేశంలో 20% మంది ముస్లింలు ఉంటే వాళ్ళ అభివృద్ధి చెందకుండా దేశము ఎప్పటికి కూడా అభివృద్ధి చెందదు. మన దేహంలో ఒక అవయవంకి దెబ్బ తగిలితే ఎట్లయితే దేహమంతా ఇబ్బంది పడుతుందో అట్లా ఇంత పెద్ద సమూహము అభివృద్ధికి దూరంగా ఉండడం అనేది దేశాభివృద్ధికి నిజానికి ఆటంకం. వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం చూడకుండా వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఇట్లా చేస్తూ రావడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం. అయితే ఈ బిల్లును ఇప్పుడు మనము బిల్లును వెనక్కి తీసుకునేదాకా రైతు ఉద్యమం లాగా ఉద్యమించకుంటే చాలా సంవత్సరాల పాటు ఇది గొడవ దేశవ్యాప్తంగా రకరకాల చోట్ల జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ గొడవల్లోంచి అల్లకల్లోలంగా పరిస్థితులు మారే కన్నా ముస్లింలు అనిశ్చితిలోకి వెళ్ళే పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వక్ఫ్ బిల్లును వెనక్కు తీసుకునేదాకా మనం పోరాడవలసి ఉంటుంది. నిజానికి తెలంగాణలో కన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద ఎత్తున వక్ఫ్ పోరాటం జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి పట్టణంలో నిన్న ర్యాలీలు జరిగాయి. చాలా రోజుల నుంచి అక్కడ ర్యాలీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదొక సంతోషకరమైన విషయం. చంద్రబాబు మీద పెద్ద ఎత్తున ఒత్తిడి పెరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే దేశవ్యాప్తంగా కూడా మోడీ అమిత్ షాల మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో పాటు ఈ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలి, తీసుకునేటట్టు మనము పోరాడాలి. ఇట్లాగే అనవసరమైన బిల్లులు తీసుకొచ్చి ముస్లింలను, ఈ దేశ ప్రజలైన ముస్లింలను
ఇబ్బంది పెట్టడానికి మళ్ళీ బీజేపీ వెనకడుగు వేసేలాగా మన పోరాటం ఉండాలి. ఈ పోరాటం ఇలా కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ముందుకు వచ్చి ముస్లింలతో మేమున్నాం, ముస్లింలను కలుపుకొని మేము పోరాడతామని చెప్పి ముందుకు రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. వారికి నా మిత్రుడు స్టాలిన్కి అభినందనలు చెబుతూ ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పేసి మీ అందరికీ చెబుతూ ఈ పోరాటంలో మీరందరూ కలిసి రావాలని చెప్పి కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. अंदर के नमस्कारम। मैं सबसे पहले हमारे सीपीआई पार्टी का और इसी तरीके से अमजदुल्ला खान साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी ऐसे मीटिंग्स होते हैं तो हमारी तंजीम को वो ज़रूर याद रखते हैं। मैं आज हमारी एक तंजीम है मुस्लिम ऐक्या संगम, उसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ। असल में आज हमारे फाउंडर एक शेख हुसैन साहब वो आने का था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उनकी जगह पे मैं आया हूँ। हम मुसलसल देखते हैं 10 सालों से, 2014 के बाद से जब से बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई है, ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक मज़हब को टारगेट करके चल रही है। या तो उनसे दुश्मनी है या तो फिर मोहब्बत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या फिर ट्रिपल तलाक हो या फिर और दूसरे जो भी बिल हो, दूसरे जो भी मुद्दे हो जो मुसलमानों से, माइनॉरिटी से रिलेटेड है, उससे भी कई गुना बढ़कर हैं। लेकिन उस पर बात करने के बजाय ये हमेशा थोड़ा थोड़ा गैप देकर जो है मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, कभी मस्जिदों को, फिर कभी मदरसों को, कभी वक्फ की ज़मीनों को और कभी ट्रिपल तलाक को। जो मुसलमानों का मजहबी मामला है उसको हमेशा लाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। हम बचपन से देखते हैं कि यहाँ पर इस हिंदुस्तान में हम गंगा जमनी तहजीब की एक रिवायात को ज़िंदा करते हुए हम एक हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के मसाइल में हम अपने साथ खड़े रहते हैं। तो आज हमारी ये एकता को तोड़ने के लिए ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो पूरी जी जान लगाकर कोशिशें कर रहे हैं। हम अपनी एकता को और मजबूत करने की ज़रूरत है। हम मुसलमानों के मसाइल में हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई है उन्हें भी ज़रूरत है कि मुसलमानों के साथ खड़े हों, और हमारी कौम को और हमारी कम्युनिटी को भी ज़रूरत है कि जब भी ऐसी कोई बला, ऐसी कोई परेशानी हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को आती है तो हम भी बराबर उनके साथ इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे। अब ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसके ख़िलाफ़ हम आखिर तक लड़ना है, क्योंकि हम पास्ट में देख चुके हैं कि कई बिलों को रोल बैक किया गया है, वापस ले लिया गया है। हम उस आखिरी दर्जे तक लड़ेंगे और इस बिल को वापस लेने तक इंशाअल्लाह हम हमारी कोशिश जद्दोजहद रखेंगे। और सीपीआई का और एमबीटी का कहीं पर भी ये जो है हम इनको बुलाने पर हम आएंगे और हमारी आवाज़ को इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे। आज का ये वक्त देने के लिए मैं हमारी तंजीम मुस्लिम ऐक्या संगम की जानिब से आप तमाम का ममनून और मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मुल्क पूरे ख़त्म होने के बाद मैं अब क्या बोल रहा हूँ, आज का ये इजलास वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रखा गया है, इससे सभी वाकिफ़ हैं। और इस इजलास का मकसद उसकी न सिर्फ मुखालिफत की जाए बल्कि इसके ख़िलाफ़ कोई ठोस इक़दाम करना, ये भी जो है ना इसमें शामिल होना चाहिए। मैं समझता हूँ हो रहा होगा। तो हमारी मरकज़ी सरकार 2014 से वक्फे से भारत की मुस्लिम कम्युनिटी और मज़हब इस्लाम पर जो पैदर पे हमले कर रही है
और इसको नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया है, ये भारत की तारीख का सबसे सियाह बिल है और सियाह एक्ट बनाया गया है कि किसी भी मुल्क में किसी भी कौम की अपनी ज़ाती मोरिसी जायदाद को कोई हथिया नहीं सकता। लेकिन ये हमारे आबा और अजदाद ने जो जायदाद को मुसलमानों के लिए वक्फ की थी, ये उस पर डाका डालने की कोशिश की गई है। और ये मैं ये कहने में कोई पसोपेश नहीं करूँगा, ये किसी चाय वाले की बाप की जागीर नहीं है, ये किसी तड़ी पार की बाप की जागीर नहीं है जो इसको हथियाने की कोशिश की जाए। और ये भी समझना चाहिए कि मुसलमान जब तक खामोश रहा अने सोए हुए शेर को अगर तुम जगा दोगे तो फिर जंगल में जलजला आना लाजमी बात है। लेकिन इस वक्त तो दौर ये चल रहा है कि जुल्म उसका, सितम उसका, हुकूमत भी उसी की। जुल्म उसका, सितम उसका, हुकूमत भी उसी की, फरियाद करे किससे, अदालत भी उसी की। बाबरी मस्जिद का मुकदमा हमारे सामने है। जजमेंट में ये कहा गया कि यहाँ पर मंदिर नहीं थी, यहाँ पर मूर्ति को लाकर रख दिया गया था, ये कदीम ज़माने से मस्जिद है, लेकिन आस्था की बुनियाद पर जो ना उसको दूसरों के हवाले कर दिया गया। तो आज अदलिया पर भी एक सवालिया निशान है। लेकिन जो हाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जो अदलिया का मौक़िफ़ था वो काबिल तहसीन है। उन्होंने बराबर जो बातों को उस पर जो है ना अपना ख्याल जाहिर करना था, फैसला करना था, बराबर उन्होंने निशानदेही की थी। और ये कहा गया है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी की इसके जो ना वक्फ बोर्ड में हिंदू को गैर मुस्लिम को रखने का, इसमें आखिर इसका ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या दूसरी कौम के जो है ना मजहबी इदारों में क्या मुसलमानों को भी रखा जाएगा? यह काबिल तारीफ है। और आज भी भारत की अवाम अदलिया पर भरोसा करती है। गो के कई मरतबा अदलिया ने भी अपने जो है ना जो उनकी कुर्सी है उसके साथ इंसाफ नहीं किया। एक तरफा फैसला भी जो है ना हमारे सामने आया है। लेकिन फिर भी आज अवाम की अक्सरियत अदालत पर भरोसा करती है, यकीन करती है कि वो इंसाफ करेगी, क्योंकि वो इंसाफ की कुर्सी पर उनको बिठाया गया है। तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा वो किसी हद तक जो है ना एक एतदाल पसंदाना रहा। अब 7 तारीख के बाद में क्या होने वाला है, क्या है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो मुसद्दिक़ा है कि यह एक्ट मुकम्मल तौर पर बर्खास्त होने के, ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसके लिए हर फर्द को मैदान अमल में आने की ज़रूरत है, हर फर्द को एहतजाज में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। और ये नहीं समझना कि ये मुसलमानों का मसला है। दूसरा टारगेट हमारे क्रिश्चियन भाई है, क्योंकि मुसलमानों की प्रॉपर्टी से ज़्यादा हमारे क्रिश्चियन भाइयों की प्रॉपर्टी है। उसकी वजह ये है कि आज़ादी से पहले जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था तो वो लीज पर सैकड़ों एकड़ ज़मीनों को जो है ना लीज पर लेकर उसका ट्रस्ट बना दिया गया है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और उसके बाद बारें आने वाली है हमारे सिख भाइयों की भी। और ये वो दौर लाना चाहते हैं कि जहाँ पर निचली जात के लोगों के सरों पर जो ना जूते देकर खड़ा करें। वो भूलना नहीं चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। अगर वो वक्त से बचना है तो यहाँ पर तमाम अपने इख्तलाफात को बाजू रखते हुए एक शीशा पिलाई दीवार की तरह आगे बढ़ना है और ये मोदी सरकार के घुटने टिकाना है। और अगर हम आज ये काम नहीं करेंगे तो फिर समझ जाइए आप दूसरे कम्युनिटियों को भी इसके लिए जो ना राजी रहना पड़ेगा। आज अगर तमाम मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर हम अलहदा हो जाएंगे और हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं कि हम मुत्तहदा तौर पर इसके लिए जद्दोजहद करें और ये ना देखें कि कौन कर रहा है, हमको ये देखना है कि क्या कर रहा है। कुछ जुज़वी हमारे इख्तिलाफात हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे अमजदुल्लाह खान खालिद साहब को कि उन्होंने आज के जलसे की जो है ना सिर्फ तायद की भी है
बल्कि लोगों को भी शरीक होने के लिए भी कहा है। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो MIM के ताल्लुक से पिटीशन डाली गई है उस पर भी आपने शुक्रिया अदा किया है। ये वक्ती हालात के ऊपर बराबर समझौता होना चाहिए और हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए हमको एकजुट होकर जो ना ये मुकाबला करना चाहिए। यही मेरा आज का पैगाम। PI के जिम्मेदारान मोहतरम अमजदुल्ला खान साहब, मुनीर पटेल साहब, शमशाद खादरी साहब वगैरह, आप तमाम हजरात का मैं मशकूर हूँ। बिलखुसूस CPI ने जो पहल की है इस सिलसिले में वो काबिल सिताइश है। वैसे हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी इंसाफ के लिए और गरीबों के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है तो पहली आवाज़ उठाती है। जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, तो मैं आज के इस इजलास के इनेकाद के लिए CPI के साथ कृष्णा प्रसाद साहब का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने भी अपने अहबाब को यहाँ शिरकत की दावत दी, मुझे भी हुक्म दिया आने के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, औक़ाफ़ के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ बीजेपी और उसके अलाइज मुल्क भर में फैला रहे हैं और गलत बावर करा रहे हैं कि उनका मकसद मुसलमानों को और इस्लामी इदारों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि वो फायदा पहुंचाते हैं गरीब मुसलमानों को, बेसहारा औरतों को। मुझे ताजुब हुआ है सब सुन करके, कैसे अचानक मोदी साहब के दिल में ये हमदर्दी पैदा हो गई। बिल्किस बानो के जितने रेपिस्ट थे उनको आपने नवाजा, बेल पे बाहर आए तो गुलफोशी की आपने उनकी। आपकी पार्टी में पूरे मुल्क में किसी भी कानून साज इदारे में कोई मुसलमान न मर्द है न औरत है, और फिर आप बात करते हैं गरीब मुसलमान औरतों की हमदर्दी की, गरीब मुसलमानों की। तो खुला तजाद है यह हिपोक्रेसी, हम सब जानते हैं। और फिर जो तादाद पार्लियामेंट में इन्होंने हासिल की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब के सदक़े में, बाबू साहब का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं रहा औकाफ के मामले में। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने विशाखापट्टनम में, जिसका नाम कभी इसाकपट्टनम था, इसाक शाह वली की दरगाह है वहां पर, उसके तहत 3000 एकड़ जमीन थी। 3000 एकड़ जमीन इसाक शाह नबी की दरगाह की चंद्रबाबू साहब ने हिंदुजा ब्रदर्स को दे दी। और इनका इंसाफ देखिए कि जो कीमत हासिल हुई होने पौने, वो भी दरगाह के वक्त को नहीं दिया गया। 3 हिस्से किए गए उसके, एक दरगाह के लिए, एक वक्फ बोर्ड के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए। तो ये इस तरह की बंदरबाट करने वाले ये चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, ये किसी के दोस्त कभी नहीं हुए। अपने मोहसिन, अपने ससुरे के भी ये जो वफादार नहीं रहे। तो मुसलमानों से इनकी हमदर्दी, दिलचस्पी खुल के सामने आ गई। औकाफ के सिलसिले में बहुत बदगुमानियां हैं, गलत फहमियां हैं कि औकाफ सिर्फ मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए होते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि औकाफ कायम किए गए थे। पिछले जमाने में मुसाफिर खाने बनाए जाते थे, न रेलवे थे, न कार थे, न कुछ थे। उस जमाने में हर 10-20 किलोमीटर पे मुसाफिर खाने होते थे।
कुएं खुदाए जाते थे, यतीम खाने बनाए जाते थे, पब्लिक बाथरूम बनाए जाते थे। औकाफ के तहत वेलफेयर एक्टिविटीज होती थी। 70s में जब हम स्टूडेंट थे, औकाफ के लिए हमने मूवमेंट चलाया था, मुस्लिम यूथ वक्फ एक्शन कमेटी बना के। तो उस जमाने में बहुत से ऐसे औकाफ के बारे में हमारी मालूमात हुई कि ताजुब हुआ हमको कि हमारे जो पुरखों में जो लोग थे वो कितने सेंसिटिव और कितने शरीफ नफ्स और कितने इंसानियत के लिए तड़पने वाला दिल रखते थे। मुझे बताया गया था उस वक्त वक्फ बोर्ड के एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कि एक नवाब साहब ने हिमायत नगर में उनकी देवड़ी थी, बड़ा घर था, उन्होंने वक्फ किया था उसको। और वक्फ उसका मंशा क्या था वक्फ का, बड़ा ताजुब होगा आपको सुन के। उन्होंने उस मकान को वक्फ करके मंशा लिखाया था वक्फ बोर्ड में, मंशा वाकिफ के तौर पे, कि इस घर को किराए पे उठाया जाए और हर महीना इसका जो किराया आएगा वक्फ बोर्ड का एक मुलाजिम फ्रूट मार्केट से फ्रूट खरीद के उस्मानिया हॉस्पिटल और निजामिया हॉस्पिटल वहां जाकर के वो वार्डों में घूमेगा, देखेगा। जिस मरीज से मिलने के लिए कोई रिश्तेदार ना आते हो, कोई दोस्त अहबाब ना आते हो, क्या बीतती होगी जब बाजू के बेड पे जो मरीज है उसके पास बच्चे कच्चे आ रहे हैं मिलने, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, कुछ फल फलारी भी ला रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड का ये मुलाजिम वैसे मरीज के पास बैठे तसल्ली दे और उसको कुछ फ्रूट्स हवाले करे। कितना अजीम जज्बा था इंसानियत के लिए। आज दोबारा उस जज्बे को पैदा करने की जरूरत है। मजहब की, जात पात की दीवारों को तोड़ के हम वैसे भी एक माँ बाप की औलाद है, सारे इंसान दुनिया के। ये सिर्फ कुरान में नहीं है, जितने बड़े मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियंस हो या ज्यूज हो, सबों की किताबों में है। आदम और हव्वा की औलाद हैं हम सारे लोग। यही वजह है कि मेरा अपना खून, मेरा अपना ब्लड ग्रुप मेरे अपने भाई से, वालिद से नहीं मिलता, पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब आदमी से मिलता है। गैर मुस्लिम से मेरा ब्लड ग्रुप मैच होता है। क्या इस बात की दलील नहीं है कि हम एक माँ बाप की औलाद हैं? आज हमको बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान के खानों में, मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बता के तशहीर की जा रही है और अपने जर खरीद लोगों के जरिए से हेट स्पीच कराई जा रही है हिंदुओं के खिलाफ और पूरे मुल्क में उसको वायरल किया जा रहा है। हमारे अपने हैदराबाद के एमपी साहब आलयकार बने हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह ना चाहे मेरा बाल भी का नहीं होता। और हमेशा कहता हूं मैं कि हमारी कौम में बहुत तादाद है मिटने वालों की। और वैसे भी आप जानते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के जो हीरोज थे, टीपू सुल्तान शहीद हो या सिराजुद्दौला हो, इनके लिए इन्हीं के घर से, इन्हीं के करीबी लोगों से अंग्रेजों ने लोगों को खरीद लिया। मीर जाफर, मीर सादिक, आप सुने होंगे नाम, बल्कि शेर भी बन गया। मीर जाफर अज बंगाल, मीर सादिक अज दक्कन, नंगे दीन, नंगे मिल्लत, नंगे वतन। तो आज भी मीर जाफर, मीर सादिक है इस सरजमी से निकले हुए। और फिर इनसे पूछिए जरा कि पार्लियामेंट में जो तादाद इस बिल की मुखालिफत में वोट दी, उसमें कितने वोट आपके थे, कितने वोट आपके रहे हैं?
और फिर आपने पूरे मुल्क में जहां भी थोड़े मुसलमान हैं अपने कैंडिडेट को खड़ा करके इस बात का ढंढोरा आपने पीटा क्या हम माइनॉरिटीज को हक नहीं है कि इन हाउसेस की मेंबरशिप हासिल करें हम? आपके वालिद मौत अजीज की कश्मकश में होते हैं तो केयर हॉस्पिटल में इलाज होता है, वैसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता? हेट स्पीच के तहत जेल में जाते हैं छोटे भाई, गैर मुस्लिम वकला जो है छुड़ाते हैं उनको। आपकी बैरिस्टरी क्यों काम नहीं आती? आप सबकी तरफ से मैं सादा लो मुसलमानों को हमेशा बोलता रहता हूं, इंशाअल्लाह मरने तक बोलूंगा मैं कि ये हमारे दोस्त नहीं है। छोड़ इन बुर्दा फरोशों को, कहां के भाई, बेच ही दे कहीं जो यूसुफ सा बिरादर पाए। मैं फिर एक बार सीपीआई का और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। जब कभी आप कोई कॉल देंगे, थोड़ा एडवांस में अगर हमको इत्तला मिले तो इंशाअल्लाह हम बराबर जो है आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे। हर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपनी बिसात पर कोशिश हम जरूर करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर। जल साहब, दीगर साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ वक्त की तंगी होने की वजह से 2 या 3 मिनट काफ़ी है इस ताल्लुक से, क्योंकि पेशवा मुकर्ररी ने तफसील बयान करते हुए हमको बताया कि वक्त अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से हमको क्या लाहेमल अख्तियार करते हुए हमको करना है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का लंच टाइम भी करीब है। आप देखते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट के तहत जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है और जो उनका मकसद है वो ये है कि बड़े घराने को फ़ायदा पहुंचाना, और दूसरी बात ये है कि बीजेपी का ग्राफ जो है दिन ब दिन गिरता जा रहा है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन वो 400 पार तो नहीं हो सके, 350 तक भी नहीं पहुंच सके। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे ग्राफ को कैसा हम वो आगे बढ़ाएं, और हिंदू मुस्लिम में तकरीबा डालते हुए हम जो है सो ये हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करेंगे कि हमने मुसलमानों के सारे जायदाद को तबाह कर दिया, लिहाजा आइंदा इलेक्शन में ये सारे हमारे साथ रहे हैं। अपने ग्राफ को बढ़ाने के खातिर ये काम किया गया है और कुछ भी नहीं है। एक 2-3 जनों का खेल है बस। सीपीआई ने वो जुर्रत का मुजाहरा किया कि अपने बैनर के ऊपर यहाँ पे अडानी और अंबानी को पेश किया। ये कोई दूसरे लोग नहीं कर सकते, ये सीपीआई की जुर्रत है, ये हम कर सकते। आगे भी अगर आप सब सीपीआई का साथ देंगे तो बहुत दूर नहीं कि मरकजी हुकूमत को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि किसान का बिल वापस हुआ, उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। ये बात बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मुनीर पटेल साहब को धन्यवाद। नमस्ते, और हमारी पार्टी की तरफ से आप सबको जो है लाल सलाम। आप सब लोग आए इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। सारे बातें तो हमारे सीनियर लीडर्स बता दिए हैं क्या क्या हमारे मुल्क में हुआ सो, लेकिन न्यू सजेशंस मेरा ये रहेगा कि हमारे जितने भी मसलक के लोग हैं, अहले हदीस, अहले सुन्नत, अहले जमात, जो 4-4 लाख 3-3 लाख लोगों का इज्तिमा करते हैं, आप लोग बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इज्तिमा में काले पट्टियाँ जो है अपने बांध कर यहाँ पर रोड पे निकलें। आप लोग तो अल्लाह के लिए सब कुछ करते हैं, आप लोग बड़े बड़े इज्तिमाएँ करते हैं अल्लाह के लिए, तो ये भी तो अल्लाह का घर है, अल्लाह की ज़मीन है। इस प्रोग्राम के लिए, इस कानून को रद्द करने के लिए सारे हमारे जितने भी लोग हैं मसला के, उनको रोड पे आना चाहिए, भूख हड़ताल बैठना चाहिए, या जो भी पार्टी
इसके खिलाफ आवाज उठा रही, कांग्रेस हो सीपीआई हो, उनका साथ देना चाहिए। और हमारे महमूद अली साहब से जो साबिका होम मिनिस्टर है, इमाम ज़मीन के स्पेशलिस्ट है, कम से कम आप जो है वक्फ बोर्ड में तो कुछ बचा नहीं सके, तो वक्फ बोर्ड को जो है कानून को रद्द करने के लिए काले पट्टियां तो बांटे कम से कम आप हाथों पे बांधने के लिए। और हर आदमी का फर्ज है जो सेकुलर है, इसको जो एहतजाज के तौर पर काली पट्टी अपने डन के ऊपर बांध के निकले। इंशाल्लाह आज के बाद हम भी वो काम करेंगे। और सबसे मेरी गुजारिश है कि जो अपने घरों पर काले झंडे लगाएं, हर वो सेकुलर, खासकर मुसलमान और सेकुलर लोगों से जो है मेरी बात है कि आप अपने घरों पर एहतजाज के तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब अडानी अंबानी के खिलाफ अपने घरों के ऊपर, अपने गाड़ियों पे काले झंडे लहराएं, क्योंकि ये लोग ऑफिशियल जो है रॉडी शीटर नहीं है। अडानी अंबानी ये अनऑफिशियल जो है रॉडी शीटर्स हैं। ये लोग बिजनेस के आड़ में मुल्क को जो है लूट रहे हैं। ये जो है पहले जो बादशाह होते थे, हिंदू मुसलमान बोल के नहीं लड़ते थे, हर आदमी अपनी ताकत के लिए, अपने लिए लड़ता था, कोई मुल्क के लिए या अवाम के लिए नहीं लड़ता था, वो अपनी ताकत के लिए लड़ता था। वही जो पुराने बातें उखाड़ कर इन्हों उनसे लड़े, इन्हों इनसे लड़े, ये सब गलत बातें हैं। हमको आज के दौर में जो है आज जो लूटा जा रहा है, ये जो है नरेंद्र मोदी साहब हो या अमित शाह साहब हो, ये सियासी जो है ताकत इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर डाकाजनी कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं कानून के अंदर, पार्लियामेंट में बैठ के, और अपने दोस्तों को अनऑफिशियल तरीके से अडानी अंबानी को जो है बिजनेसमैन के रूप में ये रॉडी शीटर्स को छोड़े हुए हैं। ये अनऑफिशियल रॉडी शीटर्स ही हैं। तो ये जो है इसके खिलाफ काम करने के लिए जो सीपीआई जो आगे बढ़ रही है, ये सारे लोग आगे आए। और असद भाई, अकबर भाई से भी ये जो एहतजाज है कि आप लोग हजारों आदमियों का जो है मजमा तैयार करते हैं, वहाँ पर काले पट्टियाँ बांधने का जो है इंतज़ाम करें। हर आदमी के घर के ऊपर जो है काले झंडे लगाने की बात करें। खाली अपने प्रोग्राम रईसों का दारुसलाम को बुलाने की बात ना करें। जहाँ पर भी प्रोग्राम हो रहा वक्फ बोर्ड का, वहाँ पर जो है लोगों को जाने के लिए और अपने लोगों को हिदायत करिए कि वहाँ पर पहुंचे और उसको एक सक्सेस करने के लिए बोले। ये मेरी जो है आपसे गुजारिश है। और आखिरी बात ये है कि आरएसएस और बीजेपी के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा बाबरी मस्जिद का जो मौका, इसी के ऊपर अटल रहते हुए ये एक ही बात सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए काफ़ी है कि जब आस्था के ऊपर जो गैर कानूनी काम को जो है आप कानून बोल के बना के पास करें। वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों की आस्था नहीं, जान है। हमारी आस्था और जान की क्या अहमियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? वहां के जजेस को, पढ़े लिखे जजेस को नहीं है एहसास कि मुसलमानों का आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ वक्फ बोर्ड में? जिस तरह से वो फैसला आप लोग दिए हैं उसी तरह से हमारा वास्ता तो रियल और ओरिजिनल है, वो तो डुप्लीकेट था। बाबरी मस्जिद का मसला तो डुप्लीकेट था, कोई आम हिंदू का नहीं था, सच्चे मुसलमान की आस्था नहीं थी, आरएसएस और बीजेपी के हिंदुओं की थी। क्योंकि ये लोग मुल्क को लूटने के लिए आए हैं, ये लोग सिपाही लिए हुए हैं कि मुल्क को बर्बाद करना है, और ये लोग उसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो मुसलमानों का मामला है और रियल मामला है। हमारा वक्फ बोर्ड पर जो है मुसलमानों का जो है आस्था है, वही चीज को नजर रखते हुए, सब चीज को मानते हुए भी आप आस्था के ऊपर फैसला दिए थे। हमारे आस्था के ऊपर भी आपको फैसला देना है और देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप अपने सुप्रीम कोर्ट को ये जाहिर करेंगे कि हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है। तो ये चीज को बचाने के लिए आपको जो है मुसलमानों के हक में बात करना होगा और हक का साथ देना होगा। ये बात बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, मगर ये दो चीज़ों के लिए हर घर में हर मुसलमान, हर सेकुलर आदमी के ऊपर डिपेंड है कि ये लोग अपने अपने घरों में काले झंडे लगाएं और अपने धड़ों के ऊपर जो है इमाम ज़मीन बन के निकले। यही बोलते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कामरेड्स और मेरे साथियों, आज ये वक्त अपॉइंटमेंट बिल के खिलाफ में जो सीपीआई की जानिब से ये मीटिंग रखी गई है, इसका मकसद सिर्फ एक ही है, ये मुसलमानों की जो वक़फ़ की ज़मीन को लूट के अदानी और अंबानी को देने का है। वाहिद में एक ही जो पार्टी है बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली, वो वाहिद पार्टी है सीपीआई। हम बीजेपी के खिलाफ में लड़ने कभी पीछे नहीं हटे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी ये औकाफ जो बिल है, ये बिल जब तक वापस ना होगा, हमारी पार्टी की जानिब से
हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे नेशनल लीडर्स भी यहाँ पर है। हम सब मिलकर सारे तो तंजीमा है उनका साथ लेकर ये बिल जब तक वापस नहीं होगा हम इसके खिलाफ में एहतजाज करेंगे, और जब तक ये वापस बिल नहीं होगा हम इसके एहतजाज करेंगे। देखिए, एक कानून किसान के खिलाफ में एक कानून लागू हुआ था, 1 साल तक उन लोग अपने घर छोड़ के सड़कों के ऊपर पड़े हुए अपने जोरों बच्चों को छोड़ के सड़कों पे आए, एहतजाज करे, मोदी को घुटने टेक के और बिल को वापस लेना पड़ा। ये बिल भी वापस होगी। ये बिल का मकसद है कि ये सब बेच लिया मोदी गवर्नमेंट, इंडिया की हर एक चीज बेच लिया। अब बाकी रह गई एक वक्फ बोर्ड की जमीन, उसके ऊपर उसकी आग पड़ी हुई है। उसका मकसद है कि ये उनके दोस्तों को, अदानी अंबानी को देने के वास्ते ये साजिश चल रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारे पार्टी के जानिब से और दीगर जमातों को हम ले लेके इसके साथ और इसके खिलाफ में हम फाइट करेंगे। हम इसमें जब तक वापस बिल नहीं होंगे हम इसके साथ हम लड़ेंगे बोल के मैं सबसे गुजारिश करते हुए रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज़। सलीम से सस्त्रकार, गुड आफ्टरनून। इस तरह लास्ट 2024 से चल रहा है मुसलसिल, सब आवाम में परेशानियां फैला दिया गया है मोदी सरकार ने। अब अप्रैल 4 तारीख से बिल लागू किया गया है। इसके ऊपर काफ़ी लोग रिजेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश में है, और हाल में जो सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना ने इसके ऊपर फैसला दिया है, नॉन मुस्लिम जो भी है कलेक्टर हो, इसके खिलाफ जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स राइट टू रिलीजन हो, जो रिलीजन है वही लोग इसमें हक है उनका, दूसरों का हक नहीं है बोल के कहा गया है। और जो मोदी सरकार ने कहीं 10 साल में कौन सी भी उनका एजेंडा लेके चलिए तो सब मुसलमान के खिलाफ जा रहा है। चाहे कौन सा भी देखिए, 3 तलाक रहो या दूसरा अपना 2017 में डिमोनेटाइजेशन भी, वो भी फेल है। इसमें क्या मालूम हो रहा, सब आवाम को परेशान किया जा रहा है, मगर कुछ डेवलपमेंट के बारे में कुछ जिक्र नहीं हो रहा है मोदी सरकार ने। मुझे पता है जो भी मोदी सरकार ने करे, आवाम को, पूरा रिलीजन को आपस में झगड़ा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है मोदी सरकार। मैं कह रहा हूं सब क्रिश्चियन है, मुस्लिम, हिंदू, सब एकता होना चाहिए। बाबा साहेब जिस तरह इसे बहुत अच्छा बरकरार करके ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसे अपन सब मिलके उसे बचाना जरूरी है। जिस तरह राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन किताब लेके पूरा इंडिया में फिर रहे हैं, उसी तरह अपन को भी पूरा एकता होना जरूरी है। क्योंकि अगर अपन एकता नहीं हो तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश जिस तरह परेशान है, पैलेस्तीन जिस तरह परेशान है, पूरा अपने हिंदू भाई सब परेशान होंगे इसमें। इसीलिए अपन एकता होना है। बाबा साहेब अंबेडकर का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मजबूत से पकड़ के, ऐसे जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं जाते हैं, मगर वैसे लोगों को अपन ये बिल इम्प्लीमेंट करने नहीं चाहने देना, अपन इसे रिजेक्ट करने का पूरा आवाम एकता होना बहुत जरूरी है। अगर अपन एकता नहीं हुए तो आगे वाले नस्लों को सब रिलीजनों को तकलीफ में डाला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं सबको एक साथ रह के अपन इस बिल को रिजेक्ट करना है और कामयाबी करना है। शुक्रिया सब जनों। థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మరంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఏదైతే వక్ యాక్ట్ బిల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఫర్ హూమ్ అనే కార్యక్రమాన్ని సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి వక్తలుగా వచ్చేసినటువంటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా జాతీయ కార్యదర్శి చాడ వెంకరెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు ఇటి నరసింహ గారికి, అదేవిధంగా విఎస్ బోస్ గారికి, మిగతా వక్తలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే ఉందో ఈ వక్ బిల్ సంబంధించినటువంటి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తామని తెలియజేస్తూ, ఏదైతే ఉందో ఈ బిల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వెనక్కి తీసుకునే వరకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మేము ముందుంటామని తెలియజేస్తూ, ఎవరైతే వక్తలుగా వచ్చినటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా పాత్రికేయ మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ,
ఈ కార్యక్రమం ముగిస్తాం తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా భోజనం చేసి వెళ్ళాలని కోరుతున్నాం. ధన్యవాదాలు.